समझाई जाती है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी। और जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब भी बात करते थे और अब भी करते हैं, तो हम उसकी सोशल, इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल हर तरह की डेवलपमेंट की बात करते हैं। होता ये है कि जो बाबर साहब जिसके शदीद खिलाफ हैं, जो स्कूलिंग का एक फॉर्मल सिस्टम है, जब हम बच्चे को स्कूलिंग के फॉर्मल सिस्टम में डाल देते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें फोरगो करनी पड़ती हैं और हमें नहीं पता चलता कि एक पैटर्न पे चलाते हुए स्कूल में यानी 30 मिनट्स का पीरियड होना है, फिर बेल बजनी है, फिर बच्चे ने अगले पीरियड के लिए किताबें खोल लेनी है। ये करते 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 हम इतने फॉर्मूला एजुकेशन में चले जाते हैं कि हम हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी को तो कहीं भूल ही जाते हैं, और लिखना, पढ़ना, याद करना, ये 3 स्किल्स के ऊपर साल हर साल काम करते रहते हैं। अब जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं, या उससे पहले हम ये सोचते हैं कि एनी काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट को लाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज हम प्लान ही इसलिए करते थे और करते हैं कि वो तमाम चीजें जो एक टिपिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में नहीं हो पा रही, वो को करिकुलर के मॉडल में हो जाएंगी। अब को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जाके हम बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं और सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स पे आ जाते हैं। अब जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स पे फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिस इज रूटेड फ्रॉम दी कल्चर, बिल्कुल लोकल कल्चर किसी भी इलाके का, वहां से उसका म्यूजिक जनरेट होगा, वहां से उसके जो आप कहते हैं ना, जिस तरह नौटंकी है, ड्रामा है, डांस है, ये तमाम चीजें बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगी उसके लोकल कल्चर से। अब जब मैं स्कूल एनवायरनमेंट और लोकल कल्चर का रिलेशनशिप स्टडी करती हूँ, जो कि पिछले 3 साल में मैंने बहुत डिटेल्ड स्टडीज की कि हमने इसको कहीं लिंकेज रखा है, तो सॉरी टू से हमने फॉर्मल एजुकेशन में इसका लिंकेज ब्रेक किया है, बनाने की कोशिश नहीं की है। अगर ये लिंकेज बन जाए, आज भी बन जाए, और जिन सोसाइटीज ने बनाए रखा है, मैं अभी 1-2 एग्जांपल्स भी देती हूँ आपको, तो उसका फायदा ये होता है कि हमें टिपिकली वो एक्टिविटीज आर्टिफिशियल जनरेट नहीं करनी पड़ती। अगर हम लोकल कल्चर और फॉर्मल स्कूलिंग को आपस में को रिलेट रखते, तो ये आर्टिफिशियल जनरेशन ना होती। एक प्रोग्राम है यूनेस्को का जिसको हम फिल के नाम से जानते हैं, फैमिली इंटरजेनरेशनल लिटरेसी। अब फैमिली इंटरजेनरेशनल लिटरेसी में इस तरह की तमाम एक्टिविटीज शामिल हैं कि पिछली जनरेशन क्या करती थी, उससे अगली जनरेशन क्या करती है, और आज की जनरेशन उन्हीं तमाम परफॉर्मेंसेस को मॉडिफाई करके कैसे कर सकती थी। तो फैमिली इंटरजेनरेशनल लिंक भी बना रहता, और जो लिटरेसी अगर पिछली एक जनरेशन या 2 जनरेशन में नहीं थी, बच्चा उनको वो देता, और वो जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है वो बच्चे को मिलता उन जनरेशन से। हमारे यहाँ क्योंकि ये लिंकेज बिल्कुल ब्रेक हो जाता है स्कूल में आने के बाद, तो फिर हम आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम ड्रामा लिखते हैं, और जो लोग ड्रामा लिख रहे होते हैं वो भी जरूरी नहीं होता कि लोकल कल्चर से वाकिफ। जो डांस परफॉर्मेंस या कहीं कहीं स्कूलों में अभी भी नजर आती है, वो भी जरूरी नहीं होता कि लोकल कल्चर से वाकिफ हो। वो कोई लेटेस्ट म्यूजिक उठा के, कोई म्यूजिक वीडियोस देख के, और फिर ज्यादातर फिल्मी गाने देख के और फिल्मी परफॉर्मेंसेस देख के उनको रेप्लिका करने की कोशिश की जाती है, जबकि जो लोकल आर्ट एंड कल्चर था वो टोटली इग्नोर होता चला जाता है। अब इससे नुकसान ये हो जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, ये तो हमने प्राइमरी स्कूल में सोचा, फिर जब जैसे बच्चा बड़ा होगा, सेकेंडरी स्कूल में आएगा, तो हम आर्ट, कल्चर और लाइफ स्किल्स को जोड़ते हैं आपस में। जब हम करिकुलम प्लानिंग की कोशिश करते हैं, तो हम इन तमाम स्किल्स को आपस में लिंक करते हैं और हम इन्हें लाइफ स्किल से जोड़ते हैं। अब जब हम लाइफ स्किल का पैराडाइम ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि शायद दिस इज ओनली टू अर्न मनी, जबकि लाइफ स्किल से मुराद ये है कि बच्चा 3 लेवल्स के ऊपर जिंदगी एक्टिवली गुजार सके, लोकल सिनेरियो में, नेशनल सिनेरियो में, ग्लोबल सिनेरियो में।
उसको ऐसी स्किल्स आनी चाहिए कि वो इन तमाम सिनेरियोज में एक इफेक्टिव या एक एक्टिव सिटीजनशिप को लेके चल सके। अब अगेन क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट की भी होती है टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग की, तो वो जो लाइफ स्किल्स वाला भी करिकुलम का हिस्सा था वो भी पिछले 10-15 साल में आर्टिफिशियली जनरेट करने की कोशिश की गई। जबकि हम अगर थोड़ा सा और पीछे जाके देखें, मैं अपनी स्कूलिंग को देखती हूँ 1980s में, तो 1980s की स्कूलिंग में मेरी जितनी भी लाइफ स्किल्स थी और को करिकुलर एक्टिविटीज थी वो मेरी रियल लाइफ के साथ जुड़ी हुई थी, वो आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हो रही थी। अब वो आर्टिफिशियली क्रिएट हो रही हैं, और आर्टिफिशियली क्रिएट इसलिए हो रही हैं कि जो टीचर इस वक्त मौजूद है ना क्लास में, उसको हमने 14 साल या 16 साल में उससे डीलिंक किया है। जब हमने डीलिंक कर दिया तो फिर उस बेचारे को या उस बेचारी को भी नहीं पता कि मैं वापस आर्ट और कल्चर से कैसे जोड़ूं। अब तीसरे लेवल के ऊपर आते हैं जहां ये आर्ट और कल्चर एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना था, वो तो था को करिकुलर एक्टिविटीज। और तीसरा लेवल ये है कि अगर इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना था तो सब्जेक्ट की प्लानिंग या किसी भी डिसिप्लिन को इंक्लूड करना एजुकेशन में 21st सेंचुरी में स्पेसिफिकली स्पीकिंग जुड़ा हुआ है आपके इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक के साथ। आप वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और वो सब्जेक्ट अपने स्कूलिंग में लाना चाहते हैं जिससे बच्चे को सिर्फ एक एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ना मिल रही हो, उसको कोई ऐसी स्किल सेट मिल रही हो जिससे वो अपने लिए अर्न कर सके, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सके और मुल्क के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके। हमने नेशनल आर्ट्स कॉलेजेस, नेशनल एकेडमीज और इस तरह की तमाम चीजें बिल्कुल ऐसे जुदा की जैसे हमने टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन जुदा की। मेन स्ट्रीम एजुकेशन से इनको अलग करके रख दिया और उससे ऐसे लगा कि सिर्फ वो बच्चे बच्चियां जो इस स्पेशलाइजेशन को चूज करेंगे सिर्फ ये उनके लिए चाहिए और बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए। और जनरल स्ट्रीम में आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। जो सब्जेक्ट की लिस्ट मिलती है मुझे याद है कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गई, जब मुझे सब्जेक्ट की लिस्ट मिलती है तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का कहीं कोई तज़किरा ही नहीं है। और जैसे ही हम उनसे बात करें, आज भी अगर आप जो मेन स्ट्रीम कॉलेजेस हैं उनसे बात करें तो वो कहेंगे जी उनके कॉलेजेस अलग हैं, अगर आपने वो करना है ना तो आप वहां चले जाएं। तो ये जो हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें खड़ी कर रखी हैं, करिकुलम में ग्रिड खड़ी कर रखी है, इसकी वजह से आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चर कभी मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बन ही नहीं पा रहा। मुझे इसमें सबसे ज्यादा इशू जो नजर आता है वो करिकुलम प्लानिंग का नजर आता है। और जब तक ये चीजें वापस जुड़ेंगी नहीं तो आई वुड क्लोज माय टॉक विद द सेम सेंटेंस, जब तक ये चीजें वापस आपस में जुड़ेंगी नहीं आपके बाकी करिकुलम के साथ, तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द एज ऑफ 17 और 18 ईयर्स हम इसको बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ रुकती हूँ, अगर किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो वो ले लेते। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि आप कोई एग्जांपल्स भी बताएंगी, तो वो बताइएगा जरा जहाँ पे ये डीलिंक नहीं है। अच्छा, जो आप सबसे मजे का जो मुझे एग्जांपल मिली है अभी तक वो है इंडोनेशिया के प्राइमरी स्कूल्स। अगर आप इंडोनेशिया में, एक तो चीज ये है कि 3-4 मुख्तलिफ तरह के करिकुलम रिफॉर्म्स बारी बारी आ चुके हैं। अच्छा, अब उन करिकुलम रिफॉर्म्स में एक हमारी तरह का रिफॉर्म भी आया था जो बहुत सिवियरली रिलीजियोसिटी पे बेस करता था, तो उन्होंने भी थोड़ी देर के लिए इन चीजों को कोशिश की थी कि इससे बाहर निकला जाए। लेकिन थैंक गुडनेस कि इंडोनेशिया की कुछ मेन स्ट्रीम स्कूल के स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन तक की जो करिकुलम प्लानिंग है उसको आज भी बड़ा एनरिच रखा है। और वो अपनी लोकल कल्चर से, मैं जब इंडोनेशिया गई तो मुझे इतना मजा आया कि उनका जो लोकल डांस है, उनका जो लोकल ड्रामा है, लोकल परफॉर्मिंग आर्ट्स की चीजें, वो तमाम चीजें उनके मेन स्ट्रीम एजुकेशन से निकाली नहीं गई और वो आज भी सीखते हैं, बच्चे आज भी वहां ये सब कुछ सीखते हैं। सो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको क्लोजेस्ट विसिनिटी में दे सकती हूँ आपके एजिंग कंट्रीज में।
फिर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की एग्जांपल देती हूँ तो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, इसलिए मैंने नहीं, आप एग्जांपल दे दें, बुरा भला कहते हैं वो, आप अपना काम करें। नहीं, वो कहते हैं हमें वेस्ट के जैसा नहीं बनना, तो मैं कहती हूँ चलो ना बनो, आप एशिया में जो कुछ हो रहा है ये तो बनो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत तो शुक्रिया। एनी क्वेश्चन और कमेंट? जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? डॉक्टर अफशा चूंकि चली जाएंगी, वो शादी में शरीक हैं और ये उनकी बड़ी उन्होंने कमिटमेंट है और उन्होंने टाइम निकाला इसे, तो एनी कोई क्वेश्चन डॉक्टर अफशा से मुतल्लिका कोई भी हो तो। सर ये मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जो डिबेट है ये पूरे एक सेशन तक चलने वाली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक आध सवाल शुरू करके, इट्स लाइक इग्निशन, तो आई विल होल्ड माय क्वेश्चंस, और अगर हम इस पे कभी एज अ सेशन बात कर सके तो शायद दैट वुड बी अमेजिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं भी से आई एग्री, मेरा ख्याल है कि इसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इसमें कंप्लीट सेशन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपना माइक म्यूट कर दूंगी, लेकिन मैं सफीर को सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सुनती रहूंगी खामोशी से। चले ठीक है जी। सफीरुल्ला, ओवर टू यू, आप बताइए। अच्छा, सफीरुल्ला का थोड़ा मैं तारुफ करवा दूं कि सफीरुल्ला जो है वो इस्लामाबाद में थिएटर है, डायरेक्ट करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और राइटर भी हैं। तो जी सफीरुल्ला, आप शुरू कीजिए प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है, अच्छा। सबसे पहले तो मैं फॉर्मल से उससे ही शुरू करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है मुझे यहाँ पे, और शुरू में ही ये तस्लीम कर लेना मेरी ज़िंदगी आसान कर देगा कि मैं बहुत नर्वस हूँ। ये हो नहीं वैसे सकता, तो ऐसे कह रहे हैं आप। थिएटर के स्टेज पे जाने से पहले हम हमेशा नर्वस होते हैं, चाहे हमें जितने भी साल हो गए हों परफॉर्म करते हुए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि जब तारुफ हो रहा था तो सारे पीएचडी कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कर चुका है, तो उस दिन वहाँ बाबर साहब ने बुलाया था, तो वहाँ भी मैं बड़ा महसूस कर रहा था कि सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी मैं ही हूँ। और यहाँ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी मैं ही हूँ। और नहीं, उस दिन भी आपसे हमने बहुत सीखा था और आज भी सीखेंगे, ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, खैर बात करते हैं। एक सीधी सी बात तो ये है कि मैं पढ़ता निस्बतन कम हूँ, इसीलिए शायद पीएचडी भी नहीं कर पाया। ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम जो थिएटर का है वो मैंने किया है गुज़श्ता 20 साल से। तो उसमें ये है कि इब्तदाई चंद सालों में 10-12 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट थिएटर करता रहा, यानी मैंने एक्चुअली गांव-गांव जाके गलियों में थिएटर किया है, पेट्रोल पंप्स पे थिएटर किया है, सब्जी मंडी में थिएटर किया है। इस तरह की जगहों पे खड़े होके 15-15 मिनट के छोटे-छोटे प्लेस जो हैं वो तालिबानाइजेशन के खिलाफ किया, गर्ल्स एजुकेशन पे किया, हैरेसमेंट के इश्यूज पे किया, इस तरह के मुख्तलिफ डोमेस्टिक वायलेंस पे काफ़ी सारे प्लेस किए, चाइल्ड मैरिजेस पे किए, इस तरह के। तो एक वो साइड है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में जो हमने थिएटर ग्रुप बनाया थिएटर वाले के नाम से, तो उसमें हमने कुछ वर्ल्ड लिटरेचर से, कभी उर्दू लिटरेचर से मुख्तलिफ बड़े बड़े नावल या अफसाने या ड्रामे उठाए, और अगर वो नावल अफसाने थे तो उनको ड्रामेटाइज किया, अगर ड्रामे थे तो उनको ड्रामों की शक्ल में ही प्रेजेंट किया। तो यानी मेरे पास निस्बतन प्रैक्टिकल जो फील्ड का नॉलेज है वो थोड़ा ज़्यादा होगा बनिस्बत किताबी नॉलेज के। तो अच्छा, जब आपने मुझसे कहा था तो आपने नोट किया होगा कि मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाई थी। मैंने कहा ज़रा, बल्कि ग्रुप में भी ये पोस्ट लगाई थी कि लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में कि लाइफ विदाउट आर्ट्स, या हम उसे स्पेसिफिक करना चाहें परफॉर्मिंग आर्ट्स तो उस पर भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली कि लाइफ विदाउट आर्ट्स कैसी होगी। तो उस पर कुछ जो हमारा सोशल मीडिया का वो बन गया है लाइफ, मैंने कल परसों भी उस पर थोड़ी सी बात की थी कि हम बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे, एक होलिस्टिक बात जो है वो सामने कम ही आती है। तो वन लाइनर से दोस्तों के आए, लेकिन जितने भी कमेंट्स आए वो सारे यही थे कि जी लाइफ विदाउट आर्ट्स जो है वो बड़ी, किसी ने कहा बोरिंग होगी, किसी ने कहा वो ये ऐसे ही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लाइक ग्रेव यार्ड विदाउट ग्रेव, या किसी ने कहा कि बाग हो जिसमें फूल ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए।
मैंने इस दौरान थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की कि और जो चंद कोई बड़े अदीब शायर हैं उन्होंने इस पे कभी कोई बात की हो तो क्या कुछ चीज़ें सामने आ जाएं। तो उसमें दो चीज़ें ख़ास तौर पे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे सामने आई। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कॉल था, विदाउट आर्ट द क्रूडनेस ऑफ रियलिटी वुड मेक द वर्ल्ड अनबियरेबल। और दूसरा पिकासो का है, वो कहते हैं कि द पर्पस ऑफ आर्ट इज वॉशिंग द डस्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ आवर सोल्स। तो ये दो अच्छी बिगनिंग मुझे जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। बात यह है कि हमें पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर आर्ट्स लगता है कि बहुत ही गैर ज़रूरी सी चीज़ है। इवन यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स या जो फ़नून लतीफ़ा हैं, प्योर आर्ट्स हैं, इनसे हटकर भी हमारे यहाँ जो कॉलेजेस में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त तो दो ही बड़े सेक्शन होते थे, एक आर्ट्स का और एक साइंस का। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को बेकार से लोग समझा जाता था, जो किसी काम के नहीं है, और जो शायद इस लायक नहीं थे कि साइंस पढ़ सकें, तो इसलिए अब बेचारे आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उनसे एक खास तरह के लोगों को हमदर्दी होती थी। तो आर्ट्स को हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर बहुत ही फजूल सी चीज़ समझा जाता है। आर्टिस्ट को भी कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं है। मरासी या कंजर या जो लफ्ज़ मैंने सुने हैं अपने बारे में अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उस पर शर्मिंदा नहीं होता या छुपाता नहीं। वहाँ लोग मुझे ये कहते हैं, लोगों ने कहा है, आमतौर पर ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने मेरा काम नहीं देखा हुआ होता। जब काम देख लेते हैं तो फिर थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं, इम्प्रेशन बदल जाता है। लेकिन जनरली ये बुनियादी बात ये है कि आर्ट के बारे में एक अजीब सा तज़हीक आमेज़ रवैया जो है वो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और आर्ट की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना जो है वो उस तरफ नहीं जा पाते हम लोग। उसमें शायद बहुत हद तक हमारे सोसाइटी में मज़हब का भी है, क्योंकि मज़हब ने आर्ट्स को ख़ास तौर पे बिल्कुल ही मौलाना साहब जो हैं वो हर वक्त यही कहते हैं कि फ़जूल चीज़ है ये। मसलन मौसीकी के बारे में ये कहना कि वो शहवत अंगेज़ या हिजान पैदा करती है, तो मैं तो आमतौर पर उनसे कहता हूँ कि मेहदी हसन को सुन के या नुसरत फ़तेह अली को सुन के आपको कौन सी शहवत पैदा होती है, मुझे भी बताएं, मुझे तो नहीं होती है। तो उस तरह की बहसें भी साथ साथ चलती रहती हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर आर्ट्स को हमारी ज़िंदगी में से निकाल दिया जाए तो यानी एक तो कुछ ये जज्बाती सी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आर्ट के अलावा हमारी लाइफ होती क्या है, हम क्या करते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम किसी न किसी दफ्तर या काम जाते हैं जहां हमें बहुत सारा झूठ बोलना होता है, बांस की झुड़कियां सुननी होती हैं, वहाँ पे एक पॉलिटिक्स चल रही होती है कि प्रमोशन किसको मिलेगी, इंक्रीमेंट किसको लग गया, मेरा क्यों नहीं लगा, और उस तरह की एक चक चक झक झक जो है वो चलती रहती है। और उस सारे से हम निकल के फिर शाम को वापस आते हैं घरों को। तो अगर अगेन आर्ट नहीं है तो फिर घर में भी क्या हो रहा होगा कि ख़ानदान की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि वो फलां की शादी पे गए थे, उन्होंने इतने पैसे दिए थे, हम गिफ्ट नहीं लेके गए, वो आए नहीं हमारी शादी पे, हम क्यों जाएं उनके घर के किसी फंक्शन पे, या इस तरह की अजीब सी एक वो चकचकी चलती रहती है। सो हमारी ज़िंदगियों में कहीं कोई सुकून, कोई लम्हा ऐसा नहीं आता, हमारे पास ऐसा वक्त नहीं निकलता जिसमें हम रिफ्लेक्ट कर सकें अपनी ज़िंदगी पे। लेकिन ऐसे लम्हे बहरहाल हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब हम रुक के ज़रा सोचने बैठते हैं कि अच्छा हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और ये वो लम्हा होता है जब आप को वो जो एग्जिस्टेंशियल कि क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है कि नहीं है, और अगर मकसद है तो क्या है, और अगर नहीं है तो फिर क्या हमें ऐसे ही बेमकसद ज़िंदगी गुजारनी है या हमें उसमें कोई मकसद तलाश करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातों की तरफ हम जो है तो गौर करते हैं। अब जब आर्ट नहीं है और हमारे पास इस तरह की बातें करने के लिए, गौर करने के लिए, या लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके नतीजे में ये जो सारी चकचक जो दिन भर की है, जो फिर अगले दिन फिर यही पहिया चलना है, यही सर्कल चलना है, उससे अगले दिन फिर यही सर्कल चलना है, तो उसके नतीजे में हमारी एक मिजाज में चिड़चिड़ापन आता चला जाता है, एक खराबी आती चली जाती है। हम हर वक्त लड़ने झगड़ने को तैयार बैठे हुए होते हैं। हमारी ज़िंदगी से रंग ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास बात करने का, डायलॉग का की गुंजाइश नहीं बचती है। आर्ट्स जो हैं वो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हों या दूसरे आर्ट्स हों, सब ही हमारी ज़िंदगियों में बात करने की, बात को सलीके से करने की, या इख्तिलाफ को सलीके से सामने लाने की गुंजाइश पैदा करता है, उसको बजाय इसके के। सो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में से आर्ट्स कम होते चले जाते हैं, या आर्ट्स की गुंजाइश निकलती चली जाती है, या आर्ट्स आपकी ज़िंदगी में नहीं बाहर रहता, तो आपकी मिजाज में ये पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे एक चिड़चिड़ापन आता है,
आप के मिजाज झगड़ालू होता चला जाता है, और फिर यही जब पूरी सोसाइटी इस तरह की होती है तो उसके नतीजे में पूरी सोसाइटी में टॉलरेंस का लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, तशद्दुद जो है वो बढ़ जाता है, तशद्दुद का बयानिया बढ़ता है, लोग एक दूसरे से बात करने की बजाय कटना शुरू हो जाते हैं, सोसाइटी में तफरीक और तकसीम का अमल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। और जहाँ आपकी एलीट क्लास या जो क्या कहते हैं हुकाम हैं, हाकिमीन हैं, जो इस सोसाइटी को मैनेज करते हैं, वो जब चाहते हैं कि लोग आपस में ना जुड़ें तो वो सोसाइटी में से आर्ट को माइनस करते हैं। मैं आमतौर पे लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे यहाँ आप देखें कि जैसे अभी हाल ही में टीएलपी के साथ हमारी हुकूमत ने एक मुआहिदा किया, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हबीब जालिब को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, अहमद फराज को या फैज़ अहमद फैज़ को या इस तरह के लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, या मुल्क बदर हो जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, उन पे यानी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है इस मुल्क में। तो उन्हें क्यों जाना पड़ता है? क्या फैज़ अहमद फैज़ जो है वो अयूब खान से इक़्तिदार छीनना चाहता था? फैज़ अहमद फैज़ का या अहमद फराज का तो या हबीब जालिब का इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लान था। तो इसके बावजूद उनको ये क्यों करना पड़ा कि इनको डालो जेलों में, बजाय इसके कि जो लोग उसके इक़्तिदार के पीछे थे उनके साथ तो फिर भी जो लोग उनको तड़ियाँ दे रहे हैं उनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो लोग असला उठा रहे हैं उनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो कलम उठा रहा है उसको आप जो है जेल में डाल देते हैं, उसकी किताबों पे बैन लगाते हैं, उसको मुल्क बदर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है मुझे ये लगता है कि वहाँ हुकाम खुद, आपकी जो हुक्मरान तबका है वो खुद भी ये कोशिश करता है कि आर्ट्स को बीच में से निकाला जाए, आर्ट्स को प्रमोट ना होने दिया जाए, और ये हमारी सोसाइटी में तो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा पिछले अगर हम 50 साल अपने मुल्क की जो हालात हैं उस पर गौर करें तो आप देखें कि जब तक इस मुल्क में सिनेमा, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी था, उस पर आपके एतराज़ात हो सकते हैं, सिनेमा, थिएटर, आर्ट्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बहुत फल फूल रही थी। मेहदी हसन के हमने ज़ाती तौर पे सुना है कि ऐसे कॉन्सर्ट्स होते थे कि पूरी पूरी रात इशा के बाद शुरू होता था तो सुबह फजर की अजान के वक्त जो है उसे ख़त्म किया जाता था। ईसा खेलवी के, आप सब लोग ज़ाहिर उम्र के उस हिस्से में हैं कि यकीनन आप लोगों को खुद भी याद होगा कि ईसा खेलवी और इस तरह के जो लोक फनकार थे ये खुले आम मेलों में जाके बैठते थे, कोई टिकट नहीं होता था, और हज़ारों लोग बैठ के इनको सुना करते थे और सारी सारी रात सुनते थे। तो अब उस ज़माने को याद करें और साथ ये याद करें कि क्या उस ज़माने में हमारा टॉलरेंस का लेवल क्या था, क्या लोग में टॉलरेंस थी या अब टॉलरेंस, यानी उस वक्त ज़्यादा टॉलरेंस थी या अब ज़्यादा टॉलरेंस है, उस वक्त ज़्यादा इनटॉलरेंट थे या अब ज़्यादा इनटॉलरेंट हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सामने की बात है कि हमारे मुल्क में जूं आर्ट्स कम होते चले गए, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ कम होती चली गई, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बर्बाद हुई, हमारा थिएटर ख़त्म होता चला गया, और इस तरह की म्यूज़िक जो है और उसके म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स और ये सारी चीज़ें और मेले ठेले जो हैं वो सब ख़त्म होते चले गए। तो उसके साथ साथ दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस का लेवल जो है वो बढ़ता चला गया, मारा मारी बढ़ती चली गई, काफिर काफिर के और मार दो और गद्दार है और ये सारे नारे जो हैं उसकी जगह चले गए। अब अगर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को इस तरफ ले जाऊं कि अच्छा आखिर आर्ट से होता क्या है, तो मैंने शुरू में वैसे थोड़ी सी बात तो इस पे कर दी थी, तो आर्ट जो है वो हमें सिखाता है कि हमने अपने इख्तिलाफ को कैसे मुहज़्ज़ब अंदाज में लोगों के सामने पेश करना है। जब ड्रामा होता है, जब गाना बनता है, जब कोई नज़्म है, तो उसमें होता यह है कि वो फनकार अपने मुआशरे में जो खराबियां देखता है वो उन पे बात करता है, और उन पे जब वो ज़ाहिर है कि वो फनकार है तो उसने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े तरीके से पेश करना है, जिसके नतीजे में जो उसको देखने वाले लोग हैं, जो उस आर्ट से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, वो सोचने पे मजबूर होते हैं और वो उस पे बात करते हैं। वो हम जब एक ड्रामा करते हैं, मैं खुद अपने प्लेयर्स के हवाले से भी ये कहता हूँ कि हमारा काम ये है कि हम लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर करें। तो हम जब प्ले ख़त्म करें तो उसके बाद लोग बैठ के उस पे बात करें और ये फीडबैक हमें बार-बार आता है कि जी आपके ड्रामे पे बाद में ये बहसें हुई, फलां बंदा ये कह रहा था, मैं उसे कह रहा था नहीं ऐसे है। तो ये जो गुफ्तगू है यही आगे हमारे लिए सोच के और मसाइल के हल के रास्ते निकालती है, खोलती है।
लेकिन अगर हम मसाइल हल करना चाहते हैं तो फिर तो हम इस आर्ट को प्रमोट करेंगे। अगर हम मसाइल हल नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम आर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि मसलन आर्ट के हवाले से मैं आमतौर पे ये एक बात किया करता हूँ कि कॉन्सर्ट होता है या थिएटर हो रहा है, तो उसमें हम जब बैठे होते हैं सुनने के लिए या उसे देखने के लिए, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ बैठा हुआ बंदा कौन है, वो गोरा है कि काला है, वो सुन्नी है कि शिया है, वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है। ये सारी जो तकसीम है मुआशरे में, इसको आर्ट ख़त्म कर देता है। हम लोग उससे उसको क्या कहना ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे आगे चले जाते हैं और हम बहैसियत इंसान मिल के बैठते हैं, मिल के फिल्म देखते हैं, मिल के म्यूज़िक सुनते हैं, मिल के एक थिएटर परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। या हमारे यहाँ ये ट्रेंड थोड़ा कम है, जो एग्जीबिशंस और पेंटिंग और उसको एंजॉय करना है, वो हमारी सोसाइटी में इतना नहीं है। लेकिन वो वहाँ भी ज़ाहिर है जब लोग जाते हैं तो लोग ये पूछ के नहीं जाते कि यहाँ मुसलमानों ने जाना है या हिंदुओं ने जाना है, यहाँ पठानों ने जाना है या पंजाबियों ने जाना है। किसी तरह की एथनिक, रिलीजियस, जेंडर, किसी किस्म की तकसीम वहाँ पे नहीं होती है। सो वो भी एक जो है तो मुकालमे की फ़िज़ा को बेहतर करने में मदद देता है कि जब मुख्तलिफ ख़यालात के, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग एक ही जगह इकट्ठे होते हैं तो उसके नतीजे में भी लोगों का एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के बारे में जो ख़यालात हैं वो बदलते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब हमने एक दफ़ा एक प्ले किया, हमें एक इदारे ने कहा कि आप लोग जो है ये इस पे इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से काम करें, तो उसमें ऑडियंस में एक खासी बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की थी, एक खासी सिग्निफिकेंट तादाद हिंदुओं की थी। साउथ पंजाब में हम लोग कर रहे थे, तो उसके नतीजे में बहुत से लोगों ने वहाँ हमें कहा कि देखें जी, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हम मुख्तलिफ 3 मज़ाहिब के लोग, मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन जो है वो एक ही जगह, और वो तकरीबन हर मज़हब के वहाँ 100 से 125 के लगभग, यानी 350-400 लोगों की वो गैदरिंग थी। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें लोगों ने कहा कि ये क्रिश्चियन लोग तो ये हमारी उस गली के परली तरफ रहते हैं, लेकिन हम कभी नहीं मिले थे। आज हम आपके इस फंक्शन में आए हैं, आपका प्ले देखने आए हैं, तो यहाँ हमारी इनसे मुलाकात हो गई है। तो वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आर्ट जो है वो लोगों को जोड़ता है, लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आता है। और आर्ट जो लोग नहीं चाहते कि लोग करीब आएँ, क्योंकि जब लोग करीब आएंगे तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स बनते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, तो उसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ किसी तरफ निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं। और जो लोग नहीं चाहते, ज़ाहिर है जो स्टेटस को के हामी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि लोग इकट्ठे हों, लिहाजा वो आर्ट्स को डिस्करेज करते हैं। इसी में लोग फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा नहीं, इसके बावजूद देखें लाहौर में थिएटर हो रहा है और ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, ऐसे तो नहीं है। तो उसमें फिर अब जो हुक्मरान तबकात हैं उन्होंने उसका तरीका ये निकाला है कि वो आर्ट जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उनको तो वो दबा देंगे। वो अहमद फराज को, हबीब जालिब को, फैज़ अहमद फैज़ को, सादत हसन मंटो को, इस तरह के लोग जो माशरे के मसाइल पे बात करते हैं, जो लोगों को सोच देते हैं नई, जो लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों को रोकना मकसद होता है। दूसरी तरफ आपके पास वो उन लोगों को प्रमोट करेंगे बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ कुदरतुल्लाह शहाब है, अशफाक अहमद है, बानो कुदसिया है, इस कबील के बहुत सारा एक पूरा ग्रोह है आर्टिस्ट का, जिनको बड़ा प्रमोट किया जाता है। इसी तरह मसलन हमारे मुल्क में इस्लाम की बात होती है, हम जानते हैं कि जो और टीवी पे फाहशी की बहुत बात होती है। हम जानते हैं कि लाहौर में जो थिएटर होता है वो बहुत फाहश होता है, उसमें बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल होती है, उसमें बहुत बेहुदा गुफ्तगू होती है, माँ बहन एक कर दी जाती है एक दूसरे की, लेकिन इसके बावजूद उस पर पाबंदी नहीं लगती है। तो अगेन, चूँकि हुक्मरान तबके का मसला ये है कि क्या लोग जो हैं वो सोचने समझने की तरफ तो नहीं जा रहे, चूँकि वो आर्ट लोगों को सोचने समझने पे मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों को एक क्या कहना चाहिए, भंग पिला के सुला देने वाला जो आर्ट है ना एक, कि बस वो उस नशे में रहें और वहीं रहें, और वो उस पे ना सोचें कि इस मुआशरे में खराबियाँ क्या हैं, इन खराबियों के से मैं मुतासर कैसे हो रहा हूँ। हमारे यहाँ क्रिकेट को भी इसीलिए बहुत प्रमोट किया जाता है मेरे नुक्ते नज़र से। ये क्रिकेट के वक्त आप देख लें कि जो ही क्रिकेट का वो T20 शुरू हुआ है, तो जो इस मुल्क में एक हंगामा मचा हुआ था कि महंगाई बहुत हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, हमारे हालात बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। इस तरह की एक बहस बहुत चढ़ी हुई थी, जो एकदम बंद हुई और दूसरी तरफ जो है तो सारे लोग पाकिस्तान इंडिया के मैच देखने बैठ गए। तो इस तरह का आर्ट, इस तरह की स्पोर्ट्स को हुक्मरान तबका बाकायदा प्रमोट करता है, और उस आर्ट
को बकायदा डिस्करेज करता है, जो लोगों को सोचने समझने पे मजबूर करे, जो किसी तब्दीली की तरफ ले जाने की बात कर रहा हो, जो कोई नई सोच रोशनास कराए। एक छोटा सा पॉइंट मैं थोड़ा सा और जो है उस पर बात करना चाहता हूँ, मैंने अपने नोट्स पता नहीं किधर कर दिए, कि साइंस और आर्ट्स का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। उसमें मैं ये कहता हूँ कि इमेजिनेशन जो है ये आर्टिस्ट का काम है। सो नई चीज़ों को, नई दुनिया को इमेजिन करना ये आर्टिस्ट करता है, साइंसदान उसको रियलिटी में बदलने का रास्ते ढूंढता है। फिर क्योंकि वो साइंसदान है, वो प्रैक्टिकली चीज़ें कर सकता है। सो मेरा ख्याल ये है कि उड़ने का ख्याल पहले किसी आर्टिस्ट को आया, उसने अपनी कहानियों में उड़ने वाले किरदार मुतारफ करवाए, जैसे कालीन उड़ता है और उस पर बैठ के लोग किरदार इधर उधर चले जाते थे, और इस तरह उम्र अयार के और ये वो। सो इस तरह की चीज़ें आर्टिस्ट जो है वो लेके आता है सामने, और दूसरी तरफ साइंस जो है वो आगे चलती है। ये एक दूसरे को मुतासर करते हैं। जब साइंस कोई चीज़, नई चीज़ बना लेती है तो आर्टिस्ट उसको इस्तेमाल करता है और फिर उससे आगे की कोई बात सोचना, कोई नई कहानी सोचना शुरू करता है। पैगाम पहुंचाने के तरीके जो हैं उन पे आप पुराने नावलों, कहानियों में, दास्तानों में तरह तरह की तरकीबें सोच रहे होंगे। आपने देखा होगा कि उसमें वो कोई शीशा लेता है कोई बादशाह, और उसको नजर आ जाता है कि 200 मील या 400 मील दूर कोई बंदा क्या कर रहा है। आज वो हकीकत बन गई है, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हुआ हूँ और आपको सामने एक शीशे पे मैं नजर आ रहा हूँ। तो साइंस ने उसको एक हकीकत बना दी है। सो इस तरह से भी आर्ट जो है वो हमारी जिंदगियों में बहुत अहम रोल अदा करता है, और उसको जो मुआशरे एक तरफ हटा देते हैं, वो मुआशरे बहुत जंगली हो जाते हैं, उनमें मारा मारी होती है, उनमें ज़िंदगी की अहमियत जो है वो नहीं रहती है। और जो मुआशरे, या वाइस वर्सा, यानी आर्ट बढ़ेगा तो लोगों के अंदर टॉलरेंस बढ़ेगी, और अगर आर्ट कम होगा तो कम होगी, या इसको आप वाइस वर्सा कर लेंगे, अच्छा ये चीज़ें इनटॉलरेंस बढ़ रही है तो उसके नतीजे में आर्ट कम हो रहा है। तो इनका आपस में लिंक कैसे है, कौन किसको मुतासिर कर रहा है? मुझे लगता है कि बाहमी तौर पे एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, लेकिन इस पे सोचा जा सकता है, इस पे बहस हो सकती है। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, और यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू रोक देता हूँ। अगर आप लोग जो है वो इस पे आप मज़ीद मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो सवाल भी हो सकते हैं, और ये कि जनरली आपस में बहस मुबाहिसा भी हो सकता है। जी सफीरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल पहले से ही सफिया है, हमारी कोलीग है, वो कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। जी जी सफिया। जी सफिया। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, और सफीर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत तफसील में और बहुत अच्छी बातें की और सफिया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आ रही है? और ये एक बीच में नॉइज भी है, जो पता नहीं किसका, किसी का माइक ऑन है या क्या। नहीं, ये किसी और के माइक से शोर आ रहा है, मेरी तरफ खामोशी है। ठीक है, अच्छा आवाज आपकी क्लियर है, आप प्लीज बोलिए। सफीर साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आपने एक ऐसे मौजू पर बात की है जिस पर हमारी सोसाइटी में बात नहीं की जाती, और परफॉर्मिंग आर्ट को हमने, हालांकि ये आर्ट की सबसे बड़ी फॉर्म है, यानी जो हमें नजर आती है, हम दिन रात ड्रामे और फिल्में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन थिएटर के बारे में आम लोगों में बहुत कम अवेयरनेस पाई जाती है, और इस पर ये कि हम थिएटर करें, इस बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा। तो सबसे पहले तो कि आपने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा है जो कि बहुत जुर्रतमंदाना है। दूसरा ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने आर्ट, शायरी और अदब पर बात करना शुरू किया था तो ये ड्रामे से ही शुरू हुआ था, थिएटर से ही शुरू हुआ था। इससे पहले नॉवेल या फिल्म या किसी और चीज की इस तरह इंडिपेंडेंट शक्ल मौजूद नहीं थी। तो उसमें ये कहा जाता था कि जब हम कोई आर्ट क्रिएट करते हैं तो दरअसल वो माशरे में एक तरह से मफाहमत पैदा करता है, एक तरह से हमांगी पैदा करता है। दूसरा ये कि हमारे जज्बात का कथारसिस करता है। तीसरा ये कि हमारी सोसाइटी को
ये लीड भी करता है, सिर्फ सोसाइटी के रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि उसको लीड भी करता है। जैसे बड़े बड़े मुल्कों की बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो बड़े बड़े आइडियाज पर बनी हुई हैं और लोग उसको सीखते भी हैं, और एक चीज जो हम सोसाइटी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसको हम फिल्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता, हमारे ब्रेन के लिए दोनों चीजें सेम है। तो जब हम कोई फिल्म या कोई आर्ट देखते हैं तो हम उसको उसी तरह अपने एक्सपीरियंसेस में शामिल करते हैं जैसे कि हम खुद कोई काम करते हैं। तो जितने कैरेक्टर उस ड्रामे में मौजूद होते हैं, जितनी सिचुएशंस उसमें आती हैं, जितने इमोशंस से हम गुजरते हैं या देखते हैं, वो एक तरह से हमारा पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो मैं समझती हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा हमें अपने तालीमी इदारों में राइज करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि बच्चे इसके बारे में बेहतर रवैया अपनाएंगे जब वो बड़े होंगे, तो साथ साथ ये कि उनके जज्बात और उनके जो एहसासात हैं वो भी बैलेंस रहेंगे और एक वो हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। थिएटर और एक्टिंग ख़ास तौर पे मैं जो इसको अहम समझता हूँ, जो हमारे एक्टर्स हैं, जब हम कैरेक्टर्स पे काम करते हैं, जब हम किसी प्ले पे काम करते हैं तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। उसमें एक ही कैरेक्टर के हम इंटेंशंस को ढूंढ रहे होते हैं कि क्या है, हम उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह की हम एक एनालिसिस करते हैं। तो उसमें जो एक्टर है वो भी ये सीखता है कि दुनिया जो है वो बड़ी वन डायमेंशनल नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं हम उनके बारे में एक बात सुनते हैं और साथ ही उसके बारे में जो जजमेंट पास कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में भी लोग बड़े जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी मोटिवेशंस हो सकती हैं। और मैं आमतौर पे चूंकि एक्टिंग क्लास भी पढ़ाता हूँ अक्सर, तो उसमें मैं बच्चों से आमतौर पे ये बात करता हूँ कि आप देखें कि एक ही प्ले, शेक्सपियर के प्लेस की एग्जांपल ले लें, वो आसान है समझना ज़रा कि वो ज़ाहिर है 400-500 साल पहले हुए और उसके बाद से मुसलसल वही प्लेस बार बार हो रहे हैं। या हम अपने अगर कल्चर की बात करें तो हमें हीर रांझा की और ये स्टोरीज हमें पता है कि ये क्या स्टोरीज हैं। उसमें जब हम उसकी कोई फिल्म देखने या आज कल को मैं अगर उसकी कोई परफॉर्मेंस अनाउंस कर देता हूँ तो उसे जो लोग देखने आएंगे उसमें उनके लिए स्टोरी में कोई नई बात नहीं होगी। एवरीबडी नोज कि हीर रांझा में क्या हुआ था, लेकिन ये कि वो उसमें हम कुछ नया क्या करेंगे। हम नया ये कर रहे होंगे कि हम शायद उन कैरेक्टर्स को इंटेंशंस थोड़ी डिफरेंट दे दें, हम उनको ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफरेंट दे दें, हम उन कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट थोड़ा सा डिफरेंट कर लें। मेरे साथ जो मिलके एक टीम हीर रांझा करेगी और किसी और डायरेक्टर के साथ मिलके एक और टीम भी हीर रांझा करेगी, तो वो दोनों हीर रांझा प्लेस एक जैसे नहीं होंगे, वो डिटो कापियां नहीं होंगी, वो बहुत डिफरेंट होंगी। और दोनों देख के आपको एक अलग तरह का प्लेजर भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी होगी, और दोनों को देख के आपको अलग तरह की ख्यालात भी आएंगे, सोचने समझने की बातें भी आएंगी, उनमें डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स भी निकलेंगे। तो यानी मैं इसको जोड़ इस बात से रहा था कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सामने आना सोसाइटी में ज़रूरी है। लोगों को ये पता होना कि हर चीज़ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं। जो हमारे यहाँ आप ये देखें कि आर्ट और कल्चर कम होने की वजह से लोगों में जनरली इंप्रेशन ये है कि कोई आदमी या तो बुरा है तो बहुत ही बुरा है, बिल्कुल ही उसको हम मार ही देना चाहिए, उसको जिंदा रहने का भी हक नहीं है। और अगर कोई अच्छा है तो वो बिल्कुल फरिश्ता है, फिर उसको हम इबादत करने को भी तैयार हैं उसकी। तो हम इस तरह से एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि बीच में बहुत सारे ग्रे एरियाज हो सकते हैं, या एक ही शख्स जो है वो इस मामले में अच्छा हो सकता है, किसी और मामले में अच्छा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है सफीर अहमद साहब। और बल्कि मैंने पहली दफा महसूस किया कि अगर कोई ड्रामा हम देखें उसके बजाय अगर कोई किरदार हम करें तो उसके बारे में हमारे रवैयों में और ज्यादा चेंज आता है। और मैं तो समझती हूँ कि अगर कभी किसी कैरेक्टर में सोसाइटी में ही कभी हमें गलत जज किया जाए, या मतलब ये कि कभी कोई गलती से हमें भिखारी समझ ले, तो मैं समझती हूँ इससे हम भिखारी के जज्बात को बहुत बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और हमारे रवैयों में बहुत तब्दीली आती है। तो आपकी बात बिल्कुल, जो की पॉइंट है आर्ट्स के हवाले से जो मैं आमतौर पे कहता हूँ, इस गुफ्तगू में मेरे जहन से खैर निकल गया, मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि बाकी जितने उलूम हैं, बायोलॉजी है, वो आपको एक ख़ास चीज़ सिखाती है,
केमिस्ट्री का अपना एक फील्ड है सारा, लेकिन इन ये सारे उलूम जो हैं वो आपको जीना नहीं सिखाते, आपको जीना, जिंदगी गुजारने का ढंग जो है वो आर्ट्स सिखाते हैं। अदब से बहुत मिलता जुलता है, और अदब के बारे में भी ये कहते हैं कि जिंदगी के बहुत सारे रंग, तकरीबन सारे रंग में हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट भी अदब ही की एक अमली शक्ल है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में और ख़ासतौर पे थिएटर में तो तकरीबन सारे आर्ट्स जो हैं वो आके एमलगमेट हो जाते हैं ना एक तरह से, क्योंकि थिएटर में ज़ाहिर है कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिखेगा, उसके अंदर कोई गीत भी हो सकता है, सो शायरी और राइटिंग जो है वो आ जाती है। फिर उसमें आप कोई सेट डिज़ाइन कर रहे होंगे, उस तो वो डिज़ाइनिंग और पेंटिंग और वो चीज़ें आ जाती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होते हैं, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, तो बाकी उसके अंदर डांस की परफॉर्मेंस भी हो सकती है। तो सारे के सारे आर्ट्स जो हैं उनको मैं समझता हूँ कि थिएटर में आके वो इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। किसी और का कोई सवाल, कोई कमेंट? यस, हेलो जी, आर यू हियरिंग मी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये सारी जो बातें सफ़ीर साहब ने की हैं, ये बड़ी यूटोपियन है और आइडियलिस्टिक है, ठीक है। और आप एज फार एज आई नो कि हम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे चले गए हैं। हमारा जो कल्चर था सब कॉन्टिनेंट का, जिसका हम भी पार्ट थे, और वी वर एक्सीलेंट, we were competing in 60s up to 70s with the Indian artists, with the Indian movies, even in singing, in every art. तो अब तो हम, मेरा ख्याल है, we are absolutely, completely, we are terribly declined. हमें तो कोई जत्था पकड़ गए, वो असल आर्टिस्ट वो हैं जो पूरे मुल्क को जाम कर देते हैं, 10-15 हज़ार बंदे, और हाँ, असल आर्टिस्ट वो हैं। और आर्ट सर उस वक्त डेवलप होता है जब कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली वो स्ट्रॉन्गर हो, पॉलिटिकली। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये चीज़ें, वही आर्ट है जो हमारे मुल्क में मारामारी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, यही आर्ट चल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है, हम न्यो कॉलोनियलिज्म में रह रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट स्टेट दैट वी आर लिविंग इन। आर्ट और साइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, both are to find, to disclose, to explore what is the reality of things. हमारे मुल्क के प्रॉब्लम ये है कि हमें आइडेंटिफाई नहीं है कि हमारे इश्यूज क्या है हमारे मुल्क में। ये सर जो बातें हैं आर्ट वाली, ये तो आर्ट, मैं कहता हूँ 1960 में गॉर्डन कॉलेज में, मैं आई वाज इन गॉर्डन कॉलेज, आई वाज आई मीन इवन 70s, जो हमारे टीचर थे गॉर्डन कॉलेज में, म्यूजिक होता था या थिएटर होते थे, ये शुजात आदमी, रात काज़मी, या डिस्कशन होती थी, पूरी पिंडी से, पूरे नॉर्थ पंजाब से लोग आकर अटेंड करने आते थे। देयर वाज अ टाइम। Now we are vandalism. We have destroyed all the things. ये हमारे जो न्यो कॉलोनियलिस्ट, जो मैं ब्राउन नहीं कह गया, ये ग्रे एंड डार्क साहब जो हैं, they are implementing the agenda of the imperialism. अब तो हम ये चीज़ें जो हैं, ये अगर आप ख्वाबों में रहना चाहते हैं तो we can live, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पहली बात यह है कि मैं कहूँ कि हमारे मुल्क में एजुकेशन है ही नहीं है। जो हमें पढ़ाया जा रहा है रिलीजियसली, हम 14th सेंचुरी में रह रहे हैं। जो 14th सेंचुरी में क्लर्जी सोचता था, जो 14th सेंचुरी में एक डॉगमेटिज्म था, वो आज पाकिस्तान में है। सियासी तौर पे आप 17 और 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश लोग थे, ये ब्रिटिश सोसाइटी थी, ये वेस्टर्न सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल डिस्कशन 18th सेंचुरी में ब्रिटिश में होती थी, आज हमारे मुल्क में वो डिस्कशन हो रही है। और जो 18th सेंचुरी में कोर्ट्स में डिस्कशन होती थी कि जज क्या है,
फॉल्स क्या है, लाइज क्या, ट्रुथ है, वो आज 21वीं सदी में पाकिस्तान की कोर्ट्स में डिस्कस होती हैं चीज़ें। तो ये तो चीज़ें जो हैं ये तब भी सर आपको पता है कि हमारी जो स्टेट है वो वेलफेयर है ही नहीं है। ये तो एक हम तो अब बिल्कुल ही जो लोगों की आवाज़ है उसको तो बिल्कुल उन्होंने सप्रेस कर दिया है। Only those who are with the extremism, they have prospered, they have developed. All other voices, they have been silenced. तो ये चीज़ें जो हैं ये तब ग्रो होती हैं जब आप आर्ट्स वगैरह या जब आप इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली आप इतने, हम थे 60 में थे, 70 तक थे। आफ्टर 1980 जब हम ये सारा इस खिते का कल्चर चेंज हो गया तो उसके बाद से हम नफसी लूट मार और चीना चप्पी के ऊपर पड़ गए हैं और आज हम बहुत खौफनाक फेज में दाखिल हो चुके हैं। और उसका आगे वाला आने वाला क्या होगा, what I have been as a historian perceiving, that would be very catastrophic. मैं तो ये जो दो चीजें हैं, बातें, पहली बात जो है हमारी एजुकेशन है वो तो टोटली नहीं है। जो सोशल साइंसेज में पर्टिकुलरली विच वी आर बीइंग टॉट, सोशल साइंसेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एवरी सब्जेक्ट दैट इज नथिंग टू डू। डॉक्टर साहब हिस्ट्री तो हम पढ़ाते ही नहीं है, ना पढ़ते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इस यही पे मेरा अर्ज है, एक दो बातें कहना चाह रहा था। जी करिए सफीर साहब। मैंने मैं शायरी भी करता हूँ। बाज़ दोस्त कहते हैं कि करता था कहा करो, करता हूँ मत कहा करो। कोई 20-25 साल पहले बाकायदा मुशायरे वशायरे पढ़ता था, तो चूंकि उस वक्त मैं शायरी करता था तो लोग पूछते थे कि क्यों करते हो, शायरी क्यों करते हो, ये क्या काम है। तो उसके जवाब में मैंने एक नज़्म लिखी थी जिसका उन्वान था मैं शायर हूँ। तो मैं वो पूरी नज़्म तो नहीं सुना सकता, लेकिन उसमें से एक दो मिसरे जो हैं वो मुझे याद हैं कि बेसिकली उस नज़्म में मैंने ये बात की थी कि बहैसियत मेरी शायर या आप उसको फनकार कह लें, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो वो खासी लंबी नज़्म है, लेकिन उसमें से जो एक बंद सा मुझे याद है और जो यहाँ रेलेवेंट है वो ये था कि मेरे कुछ मिलने वाले पूछते हैं क्या करोगे शायरी करके, मैं कहता हूँ मैं शायर हूँ, मुझे क्या कुछ नहीं करना। और बीच में से कुछ 2-4 लाइनें मैं स्किप करके, तो मगर जब सारे जहां को रोशनी से बैर हो जाए, जब सारे जहां को रोशनी से बैर हो जाए तो दिए की लौ बचाना है। ये उसकी एक लाइन थी बीच में, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बात सही है कि बहुत अंधेरा है, बहुत गड़बड़ है, हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। अब उसमें एक तरीका तो ये है कि हम मायूस होकर बैठ जाएं कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और जो कि आम सब कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम वो जो है कि अपने हिस्से का चिराग ही जलाते जाएं वाली बात है। तो अपने हिस्से का चिराग जलाने की बात है। सो हमने एक अपनी तरफ से, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कोशिश की, हमने एक चिराग जला रखा है। हम थिएटर करते हैं, हम उसमें हमारे पास भी ये चीज़ें बहुत आती हैं कि आप फलां से जो तो स्पॉन्सरशिप ले लें, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ले लें, बड़े आप पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने बहुत कॉन्शियस डिसीजन ले रखा है कि हम इस तरह की स्पॉन्सरशिप्स नहीं लेंगे जो हमें कोई ऐसा थिएटर करने पे मजबूर करे जो हमारा दिल न मानता हो। तो हम बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़े लोग आते हैं, 15-20 लोग आते हैं। हमें ये गिला रहा है उन लोगों से कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पाकिस्तान में थिएटर का कुछ नहीं हो सकता और थिएटर के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जहाँ एक दो दिए जल रहे हैं तो वो वहाँ आके उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल लोग हैं जो सपोर्ट करते भी हैं। सो हमने ये दिया जला रखा है, हम इसे चला रहे हैं, उसमें हम चीज़ें लिख रहे हैं, कर रहे हैं। 15-20 लोग आ जाते हैं, कभी 60-70 लोग आ जाते हैं देखने के लिए। और उससे बात ये कि हमने मरने नहीं दिया। और वैसे भी जितना अंधेरा ज़्यादा हो वहाँ पे जो है तो थोड़ी सी रोशनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। सर पोटेंशियल बहुत है, बस यही है कि अनफॉर्चुनेटली कि हमारे, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये चीज़ें तो ज़ाहिर है कैथारसिस होता है, आर्ट्स और ये चीज़ें जो है सोशल साइंसेस और बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और एक माशरे का रिफ्लेक्शन करती हैं।
तो ये होनी चाहिए, जाहिर है। लेकिन इनको वही बात है कि हमें मॉडर्न दुनिया के साथ ये जितने भी सोशल साइंसेज हैं, ये आर्ट्स हैं, वो हमें बहुत ही फरसूदा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनका माशरे की प्रैक्टिकल ज़िंदगी से कोई तल्लक नहीं है। अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, इस मुल्क में पॉलिटिकल साइंस है ही कोई नहीं है। 70 साल से यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, और जो मुताला पाकिस्तान बचा रहे हैं वो मुगालता पाकिस्तान है, उसका पाकिस्तान की हिस्ट्री से, जोग्राफिया से कोई तल्लक ही नहीं है। यानी अब मैं आपको बताऊं सर, जो पावर होती है ना, पावर डायनेमिक्स, मैं आई एम सॉरी, जो पावर डायनेमिक्स होती है ना, वो सच को झूठ बना देती है और झूठ को सच बना देती है, और हमारे मुल्क में यही हो रहा है। जी सर, जी सर। अच्छा, एक दो और लोगों ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं, हम उन्हें भी मौका दें। थैंक यू सर, सारी बात देखेंगे। डॉक्टर साहब, मुतालिया पाकिस्तान हम पर्पसफुली इस तरह पढ़ा रहे हैं, मुगालता पाकिस्तान है सर, वो मुतालिया पाकिस्तान नहीं। हाँ ठीक है। तो राना साहब बड़ी देर से मुंतजिर हैं, वो कुछ बात करना सर। ओके, थैंक यू फॉर पेशेंस, थैंक यू फॉर हियरिंग पेशेंस सर, थैंक यू सर, थैंक यू राना साहब। जी, सफीर साहब का जो डिबेट है, डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सुना। उससे पहले डॉक्टर अफशान साहबा की बात सुनी, बड़ी खुशी हुई। और एक मैथमेटिशियन का इस तरह की डिस्कशन में हिस्सा लेना या सुनना, ये बजाय खुद बड़ी आर्टिस्टिक जो एबिलिटी है, ये बढ़ती है इससे। मेरा ख्याल है कि इनकी बातें जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जो आर्ट्स हैं, आर्ट है जिसको आमतौर पे कहा जाता था कि जो सबसे कम नंबरों वाले बच्चे हैं 8वीं तक, उनको 9वीं में शुरू होती थी साइंस और आर्ट्स, अलग अलग ग्रुप शुरू होते थे। तो वो जो नालायक होते थे, उनको या कम नंबर होते थे, उनको साइंस लेने की इजाजत नहीं होती थी। साइंस सब्जेक्ट, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो पढ़ नहीं सकते थे, कहा जाता था। तो उन्हें उसमें दाखला नहीं होता था। तो ये आसान सब्जेक्ट जो हैं, ये उनको दे दिए जाते थे जो वो ऑप्ट करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है, अगर उसमें आर्टिस्टिक एबिलिटी ना हो, उसका कल्चर और हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप कायम ना किया जाए, तो वो सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आ सकता। जो भी किसी भी एरिया में, चाहे वो प्योर साइंस का एरिया हो, उसमें भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई ज्यादा बेहतर काम करना चाहता है, तो उसमें भी आर्टिस्टिक एबिलिटी अगर होगी तो तभी वो कर सकेगा। ये खाली जो है कैथारसिस नहीं है आर्ट्स, ये असल में एक बात करने का ढंग है, एक बात करने का तरीका है, और एक फ्यूचरिस्टिक सोच है, एक इनोवेशन है, नई बात है। जो जाहिर है कोई एक रूटीन वाली बात अगर दोबारा की जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन अगर नए अंदाज से, नए तरीके से की जाए तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। इसीलिए सबसे बेहतर एजुकेशन जो है अब भी, और आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले भी, स्टोरी टेलिंग के जरिए होती थी। और उसमें आवाज में जीरो बम, उसमें वो जो साउंड इफेक्ट्स हैं, वो अब वो टर्मिनोलॉजी उस वक्त नहीं होती होगी, लेकिन होती यही थी चीजें, ताकि ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके अपनी गुफ्तगू को। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या होता है, सफीर साहब जो ड्रामा करते हैं या जो पैगाम देते हैं, वो ऐसे तो नहीं पढ़ते ना जैसे रीडिंग की जाती है। तो वो एक खास तरह की माहौल क्रिएट करते हैं, आवाज का ज़ेरो बम होता है, कोई पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कोई सेटअप ऐसा बनाते हैं जो तवज्जो को ग्रैब करे, जो लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करे बात सुनने के लिए। तो यही बात अगर हर एजुकेशन में हर जगह पे ये होती है, इसकी मेरे ख्याल में जो ये खास तौर पे अलग-अलग करना ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन इसकी, ये ठीक नहीं लगती मुझे। मैथमेटिक्स के हवाले से अगर देखें तो मैथमेटिक्स की जब समझ आती है किसी को, तो वो उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज की वजह से समझ आती है।
जब उसके वो डिजाइन देखता है, मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करती हैं चीजें, या कोई फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो अच्छी बात है, वो अच्छा जुमला है। जैसे अभी इन्होंने 2-3 कोर्स लोगों के दिए ना, आर्ट्स के बारे में, ड्रामा के बारे में या आर्ट्स के बारे में या लाइफ और कल्चर के हवाले से, ऐसे ही अगर कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला है तो वो भी एक किस्म का वो कॉल है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात को वो बयान करता है क्रिस्प तरीके से। तो ये लोग जो हैं, ये किसी सोसाइटी में भी जब तक मौजूद हैं उस वक्त तक सोसाइटी जिंदा लोगों की सोसाइटी रहेगी। सफीर साहब जैसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, सफीर साहब के कबील के लोग, इवन जो पेंटर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो ड्रामा राइटर्स हैं, जो ड्रामा प्ले करते हैं आगे आके, जो कहानियां लिखते हैं, जो नॉवल लिखते हैं, जो अफसाने लिखते हैं, वो वही बात जो है वो वैसे भी तो हो रही होती है ना, लोगों को याद नहीं होती, लेकिन वही बात अगर ड्रामेटिकली लिखी जाए या बहुत आर्टिस्टिकली बयान की जाए, वही तस्वीर बहुत खूबसूरती से बयान की जाए, तो वो हमेशा याद रहती है, उसका इंप्रेशन बड़ा गहरा होता है। इसलिए मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद साहब आपका भी, और ख़ास तौर पे सफीर साहब का, कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और इतनी थॉट प्रोवोकिंग जो डिबेट की, डिस्कशन की। बाकी ये जो है ना, वो जो मौलवी जो हैं, जो मना करते हैं म्यूजिक को, वो खुद जब भी कोई नात पढ़ते हैं वो किसी न किसी राग में तरतीब दी हुई होती है। इवन वो जो अजान देते हैं वो भी एक राग में होती है। अगर वो बेराग की अजान दें तो लोग कहेंगे यार अजान नहीं देनी आती, ना दे। राणा साहब वीडियो इंटरनेट से भी जानी जे नातें तो बकायदा जो है वो बॉलीवुड गानों की धुनों पे बनी हुई हैं, वो आप नात सुने तो आपको साथ गाना याद आ जाता है कि फलां गाना। राणा साहब जी सर। यार क्या बात है, आपने मतलब मैथ पे तो जो भी आपने रंग जमाया था, ये आर्ट्स के बारे में जो आपने कमेंट में इतनी अच्छी गुफ्तगू की है, कमाल है। ये नई आपकी जो एक सलाहियत है या स्किल है वो सामने आया है इसमें, क्या बात है राणा साहब। अच्छा, बाबर साहब बड़ी देर से हैंड रेज कर रहे हैं, बाबर साहब से उनको भी सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी बाबर साहब। अच्छा शायद साहब, मेरा ख्याल है मेरी आवाज आ रही? आवाज बिल्कुल आ रही है, आपकी तस्वीर भी आ रही है थोड़ी देर पहले। क्योंकि मैंने कई दफा कोशिश की और मुझे क्योंकि बहुत मजा आ रहा था। एक साहब कोई थे, वो बहुत लान तान कर रहे थे कि भाई बहुत ही, यानी कि मुझे लग रहा था जैसे हसन निसार बोल रहे हो ना, कि भाई ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। और मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि उनके ज़हन में तजवीज़ क्या है, मतलब वो सजेस्ट क्या करें। तो लेकिन ये कराना साहब ने उसका सारा स्टाइल ही बदल दिया, ओवरऑल गुफ्तगू आगे बढ़ गई। तो मैं उस स्टेज पे रहने दें। बिल्कुल हाँ सही है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब वो तजिए पर रुक गए थे, बात ठीक है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब अलाउ करें 2 मिनट 1 मिनट। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सर देखें मेरा अर्ज ये है, तजविया अच्छा था तो उसके साथ सजेशन भी आनी चाहिए ना। सर मैं सर आपको बताता हूँ। जी वो ये है कि सबसे पहले जब तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं होती ना सर, उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इस मुल्क के देखें, हम मैं आपको बताऊं, 70 साल से हम ये नहीं फैसला कर सके कि हमें उर्दू मीडियम चाहिए या इंग्लिश मीडियम चाहिए। आज तक ये फैसला नहीं हो सका। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इशू क्या है हमारा, इस कौम का, इस मुल्क का इशू क्या है। तो आपने सर जाना पेशावर हो, तो आप लाहौर वाली बस में बैठ जाएं तो आप सारी जिंदगी पेशावर नहीं बैठ सकते, पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे मुल्क के जो इश्यूज हैं, अब ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि हम 70 इयर्स में लैंग्वेजेस सर दुनिया में जितनी भी पढ़ाई जाएं, आप उर्दू पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, पंजाबी पढ़ाएं, वो आपकी और ज़्यादा विंडोज होगी, आपको दुनिया को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे।
और लैंग्वेज जो है उसके पावर के साथ कनेक्ट होता है। जो दुनिया में पावर होती है, जिसके पास पावर होती है, वही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। अब पंजाबी मैं कहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, उर्दू कल्चर से भी ज़्यादा रिच लिटरेचर है। पंजाबी जो लिटरेचर है वो उर्दू लिटरेचर से भी ज़्यादा रिच लिटरेचर है, लेकिन वो मार्जिनलाइज हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम्स जो हैं पाकिस्तान के, पहली बात तो यह है कि हमें आज तक ये भी नहीं फैसला कर सके यार हमें पार्लिमानी सिस्टम चाहिए या सदारती सिस्टम चाहिए। हम 70 साल से, आप जिस खिते में रहते हैं, आप साउथ एशिया में रहते हैं। देखें डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, देखें मेरा पॉइंट ये था कि आपने काफी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी रेफरेंसेस दिए ना जी सर। तो उसमें जो है ना हमारे लेवल पे क्या हो सकता है, मतलब ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर हम कुछ भी, मैं आपको बताऊं सर मैं आपको, हम पीपल आर नथिंग इन द वर्ल्ड, नथिंग। तो हम कर क्या रहे हैं? जो पावर डायनेमिक्स होती हैं सर, वो डिसाइड करती हैं। देख लेना आप बाबर साहब और डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे एक अलग सेशन रखते हैं। जी, इस पे डिस्कस करना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे एक अलग सेशन रखते हैं कि जो तज्जिया है हमारा, इसके बाद कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसको सेपरेट तज्जिया का ना, मेरा पॉइंट ये है कि तज्जिया नहीं किया जा सकता तो डॉक्टर साहब रखें। मेरा ख्याल है जो बाकी जो दोस्त हैं उनको मौका देते हैं, ये हम अलग से बहस इस पे करेंगे। इस पे हम डॉक्टर साहब को ले लेंगे और आपको ले लेंगे, और इस पे हम और दोस्त शरीक होना चाहेंगे उनको भी साथ शामिल कर लेंगे। आप इस पे बहस कर लें, हमारे इश्यूज क्या है, हमारा सिस्टम। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत सारे कट्टे खुल गए हैं, तो इनको इस तरह हैंडल हम नहीं कर सकते इस प्रोग्राम में, तो इसके लिए हम सेपरेटली बैठ जाएंगे किसी वक्त। तो डॉक्टर अफशां भी कुछ, सर, आप अपने मेन टॉपिक से हट गए हैं ना थोड़ा सा। जी। डॉक्टर अफशां भी कुछ बात करना चाह रही थी, आप कीजिए बात अगर आपने कोई बात करनी है। अभी जो तवज्जो दिलाई आपने, मैं नाम नहीं देख सका आपका, सॉरी। जी सर, मैं बस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपकी इस कोशिश को कि एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इवन जिस तरह सर सफ़ीर बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे ये एनवीसी की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ना। हम लोग नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पर जब काम करते हैं तो इवन मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग सेशंस कर रहे थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वली खान यूनिवर्सिटी में, या हमने पेशावर यूनिवर्सिटी में किया, तो वो ऑनलाइन सेशंस थे। तो ड्यूरिंग द सेशन जो है, सर अरशद भी यहाँ पे मौजूद है, कि हम अक्सर जो है कुछ सिचुएशन देते थे, जो पार्टिसिपेंट्स होते थे उनसे कहते थे कि इसको एनवीसी पर अप्लाई करके इस पर बात करें आप ना। तो वो एक आर्ट है और उसको जो है उस तरह से हम लोग करने की कोशिश करते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स या आर्ट, हम इसको ना डिफरेंट मतलब हमारे हर मजमून में ये शामिल है, वो फिर कुछ भी हो। तो इतना ही कहना चाहूँगी सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ जिसपे सफीरुल्लाह साहब ने जो पॉइंट आउट किया ना, वो इनसे सवाल तो नहीं है, मेरा ख्याल है वो इनकी तरफ से सवाल है, और जो बाकी दोस्त हैं मेरा ख्याल है उनको सबको डील करने की कोशिश करनी चाहिए, इसको हम कैसे एड्रेस करते हैं। जो इन्होंने बहुत शुरू में कहा था ऑन अ लाइटर नोट, कि ये जो आर्टिस्ट है उसको हम मरासी कहते हैं, उसको हम कंजर कहते हैं, और उन्होंने खुद भी ये सारे जो खताबात हैं वो सुने हैं मुआशरे से, और हम सब भी आगाह हैं इस बात से कि आर्टिस्ट को हम इन्हीं अल्फाज के साथ मुखातिब करते हैं और डील करते हैं आम तौर पे। तो इस पे ये उन्होंने तो ऑन अ लाइटर नोट कहा, मैं इसको थोड़ा सा सवाल के तौर पे फ्रेम करना चाहता हूँ कि ये जो समाजी रवैया है, इसमें ये इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे जो भी दोस्त कमेंट कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पे जरूर इसको एड्रेस करें। जी शफीक साहब। सर, पहली बात तो जुमला मोतरजा कि जनाब जो अभी तक डिस्कशन हुई है कि जी हमारे यहाँ आर्ट, तो सर हमारा तो पूरा मुल्क ड्रामेबाज है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में आर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी जो बात है ना सर, अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें ये है कि मैं ये एस्पेक्ट बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ और इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आर्ट शेप करता है कैसे आपकी सोसाइटी वो करती है। लेकिन एक एस्पेक्ट जो मैंने अभी तक जो हमारे यहाँ देखा है, हमारे यहाँ
वो ये है कि जो सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे आया ना, अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से, उसने हमारे आर्ट को इन्फ्लुएंस किया है। सो ये अदरवाइज एक इशू आया। तो कहाँ तो हमारे यहाँ शुएब हाशमी जैसे लोग 50-50 लिखते थे, और कहाँ अब लोगों को खलीलुर रहमान के लिखे हुए ड्रामे देखने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहाँ तो हमारे यहाँ शुरू में जो वो थी मूवीज, आप उनको देखें, और किधर फिर वो नासिर अदीब का मौला जाट, और फिर जो लाहौर पूरे का पूरा थिएटर है वो आया। तो वो जो सोसाइटी की एक एक्सट्रीमिज्म है वो भी इस चीज को सप्रेस करता है कि जी आपका आर्ट क्या होगा। तो आप उसको देखें कि वो जो पूरी इन्फ्लुएंस है वो नजर आया। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा आर्टिस्ट है बेचारा, आप उसको अगर देखें तो सफीर साहब जैसे लोग बहुत कम हैं, और आई एम रियली हैप्पी टू सी वो लोग जो जिन्होंने कहा कि जी हम खवातीन की जो एजुकेशन है उस पर बात करते हैं, हम जो ये TLP या इस किस्म के दूसरे जो इन्फ्लुएंसेस हैं उन पे बात करते हैं। तो आर्ट को वो जो है ना एस्पेक्ट जो एक खास लेवल पे आता है हमारे यहाँ अभी तक, तो खास तौर पे इवन जो टॉप लेवल की वो है प्रेफरेंस, अनफॉर्चुनेटली वो है एक खास एस्पेक्ट जिन्होंने इस्लाम को, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि यार आपने अच्छे खासे एक जो दीन था जो आया ही लिबरलिज्म के लिए है, उसको आपने पकड़ के एक इंटरप्रिटेशन पकड़ी है और उसने पूरी की पूरी उस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया। तो यही जो हैं चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, लेकिन इनका जो काम है वो बहुत बढ़ गया है उस हवाले से कि जनाब बाकी जो अपोजिशन है, बाकी जो चीज़ें हैं, तो जैसे अभी यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप है जो चीज़ों के हवाले से, एकेडमिक्स के हवाले से, लिबरल आर्ट्स के हवाले से चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। इसी तरह से अगर सफ़ीर साहब जैसे जो चिराग हैं वो कुछ और जलेंगे, कुछ और स्ट्रेंथ पकड़ी जाएगी, अगर इनकी जो वो है ग्रुप या हम जैसे लोग इनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो फिर एक पॉसिबली इन अ फ्यू इयर्स हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे होंगे जहां हम लोगों को एटलीस्ट चॉइस दे सकेंगे। अभी अगर आपके पास एक दो जगह पे इवेंट हो रहे हो जहां पे कोई एक बहुत ही शदीद किस्म का पॉलिटिकल या रिलीजियस पॉलिटिकल इवेंट हो, और एक ऐसा इवेंट जहां पे कोई सफ़ीर साहब जैसे लोग जो हैं वो अच्छा खासा एक इवेंट कर रहे हो, तो लोगों के पास चॉइस नहीं है कहीं जाने की। दे आर फोर्स्ड कि जनाब वो एक ख़ास ग्रुप में जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जनाब, तो वो जो सोसाइटी की सपोर्ट है जहाँ पे हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम लोगों को चाहिए कि वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे, वो सपोर्ट वहाँ पे, एटलीस्ट वो स्टेटमेंट कि जनाब ये जो काम है ये इधर और वाला केस नहीं है, दे कैन बी इंक्लूसिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर पार्ट, एंड वी शुड applaud these people and we should support them to whatever level we can. वो छोटी सी एक सिर्फ एक बात कहता हूँ कि एक बंदा दरिया समंदर के किनारे खड़ा था, तो मछलियां जो थी ना दरिया से कुछ वो बाहर गिरी हुई थी, तो एक बंदा उठा के तो वापस फेंक रहा था पानी में। तो एक साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये इतनी सारी मछलियां तेरे काम करने से इनको क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने एक मछली उठा के पानी में वापस फेंकी, उसने कहा इसको तो पड़ गया, अब बाकियों का मुझे नहीं पता। तो वो जो है ना, कम से कम के जनाब अपने हिस्से की जो शम्मा है, अपने हिस्से की तो शम्मा जलाते जाते, तो वो काम जो है वो हम सबको अपने लेवल पे करने की जरूरत है, और सफीर साहब कर रहे हैं एंड वी अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर योर कमेंट। जी बाबर साहब, हमारा हैंड रेज कर रहे हैं या पिछला ही हाथ आपका उसी तरह? अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि मैं इस बात को जो है अपना एप्रिसिएशन सफ़ीर साहब ने जितने अच्छे अंदाज में बात की, और इस तरह से ये हबीब जाला वाली कैटेगरी से भी बच गए और दूसरी कैटेगरी से भी बच गए ना, उन्होंने बहुत ही प्लेजेंट अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर किया है सारे सुनने वालों को।
सफीर साहब, आपने दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर थोड़ा सा वक्त हो तो एक दो बातें शफीक साहब की बात से मुझे जहन में आई हैं, 2-3 मिनट ले सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल सफीर साहब। अच्छा, एक तो इन्होंने बात की कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है, तो उस पे जाहिर है कि जब हम अपने आर्टिस्ट को, अपने आर्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, एक तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आना कोई बुरी बात नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है, कि बहरहाल आर्ट जो है वो दोनों आर्ट, ख्यालात, ये सब इनको ट्रैवल करना चाहिए और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे हैं। हमारी तरफ से कुछ जो है वो जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम अपने आर्ट को, अपने इंडिजिनस आर्ट को खास तौर पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उधर से मसाइल आ रहे हैं। मसलन हमारे यहाँ ये जो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं, इनमें अक्सर अंग्रेजी में तकरीरें हो रही होती हैं, अंग्रेजी लिटरेचर पे बात हो रही होती है। मेरे लिए बड़ी फनी सी सिचुएशन होती है कि लाहौर में एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है और उसमें पंजाबी जुबान पे एक सेशन भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इसलिए बन रहा है कि यहाँ से हम उसके साथ इंटरेक्ट करने की पोजीशन में नहीं खड़े हो रहे। दूसरी बात ये कि पाबंदियां और मुश्किल हालात में बात हुई, पीछे किसी और ने भी बात की कि हालात बहुत मुश्किल हैं और आर्ट के लिए साजगार नहीं है। हालात आर्ट के लिए साजगार कभी भी नहीं होते हैं, और आर्ट के अंदर अपनी इतनी जान होती है कि वो बहरहाल फूट पड़ता है, निकल आता है, चाहे हालात जितने भी बुरे हों। एक जो उन्होंने रेफरेंस दिया कि एक फिल्म का, आई थिंक वो नासिर अदीब की मौला जट की बात हुई थी। हाँ, तो अच्छा, मेरे लिए वो भी एक मेरा उस पर एक डिफरेंट सा टेक है कि मौला बेसिकली आर्ट तो आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। सो जैसी सोसाइटी है, इवन मैं लाहौर वाले थिएटर को भी कहता हूँ कि भाई आपकी सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है कि वो आर्ट उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना, जो कुछ हो रहा है। और उसके अंदर भी कोई ना कोई बात होती है। मौला जट का एक जुमला मुझे नहीं भूलता है कि वो बार बार कहता है कि जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहां इंतकाम होगा। तो वो भी आपको इतनी मार धाड़ वाली फिल्म और नापसंदीदा फिल्म होने के बावजूद एक मैसेज आपको दे रही है। एक छोटी सी बात रिस्पांस के हवाले से थी कि रिस्पांस मैंने जितना भी ये स्ट्रीट थिएटर किया और ये गर्ल्स एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों पे, इस पे मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि मुझे हमेशा आम आवाम से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। आप जो है ना इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे मेरे साथ मतलब छोटे छोटे बच्चों ने गर्ल्स एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे, प्ले पे काम किया। तो तलागंग के एक पेट्रोल पंप पे एक बाबा जी जो मिसवाकें बेचते थे, उन्होंने कहा कि 200 रुपए वो बच्चों को 100 रुपए इनाम देना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत मना किया कि भाई आप ये ना करें, इन बच्चों को हम खुद पे करते हैं, और ज़ाहिर वो मिसवाकें बेच रहा है बेचारा दिहाड़ीदार, 200 रुपए मर के वो दिन में कमाता होगा। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैंने फिर उन्हें कहा कि अच्छा आप 10-10 रुपए दे दें। हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया, प्ले किया, लड़ाई माफ करो। अब ये मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि जो प्ले या जो चीज़ मैं क्रिएट करूँ वो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे मसाइल से बहुत जुड़ा हुआ हो। सो पिंडी खेत में हमने प्ले किया लड़ाई माफ करो। तो और ये पंजाबी में ज़ाहिर है, जब मैं पंजाब में काम कर रहा होता हूँ तो वो पंजाबी जुबान में होते हैं प्ले सारे। तो वहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि हम आपकी टीम को नहीं जाने देंगे, ऐसे आप चाय पी के जाएंगे। अब हम 12-14 लोग होते हैं, उनको चाय पिलाना किसी आम मजदूर दिहाड़ीदार बंदे के लिए, रिक्शा ड्राइवर के लिए आसान नहीं होता। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि आप चलें, और करीब के खोखे पे गए। अब खोखे पे हम पहुंचे हैं तो हमारी टीम वहाँ बैठी थी। उसने कहा आप तो अभी जो इधर ड्रामा कर रहे थे वो लोग हैं ना? मैंने कहा जी हम वही लोग हैं। उन्होंने कहा जी चाय हमारी तरफ से है। तो वो रिक्शे वाले की बजाय चाय उस खोखे वाले की तरफ से होगी। उसके लिए भी जाहिर है कि 14-15 कप चाय इस तरह फ्री किसी को देना आसान काम नहीं है। तो लोग, और वहाँ उन लोगों ने हमें कहा कि आपके पास इसकी वीडियो नहीं है, हम चाहते हैं कि ये प्ले हमारी खवातीन देखें। ये हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जनरली लोग, हमारा इंप्रेशन ये है कि जी लोग कहते हैं कि नहीं हमारी औरतें तो बिल्कुल ड्रामा और इस तरह की चीज से दूर रहे। तो ये मैंने 2-3 क्विक से, मेरे पास कहानियां इस तरह की बेशुमार हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं कि आम आवाम से जब हम उनके मसाइल के हवाले से प्ले करते हैं तो वो उसे देखते भी हैं, उससे जुड़ते भी हैं, उससे बहुत खुश भी होते हैं, उसे पसंद भी करते हैं। थैंक यू। और आप सब लोगों के अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। सफीर साहब 2 क्वेश्चन और हैं आपके लिए। एक तो मुदस्सर गेस्ट में यही नाम है जी, कीजिए, उसके बाद इरम। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। मैं सबसे पहले सफ़ीर भाई आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने बात की है इस मौजू पर।
और ठीक है, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं बहुत थोड़ा सा खुला आदमी हूँ, सही है, कोई मैं किसी तहजीब को मानने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो उसमें ये बात, सबसे पहली बात ये है कि जो बात की जाती है कि समाज की, जैसे वो पहले डिस्कस की है कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, क्या से क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बुनियादी सवाल तो ये होता है कि समाज ने एक आर्टिस्ट के लिए क्या किया है कि वो आर्टिस्ट उसके बदले में समाज के लिए कुछ करे। ये सबसे बुनियादी सवाल है, ठीक है। ये वेस्ट में इसको उठाया जाता है, इस पर बात की जाती है। और ये जो आभास हैं, ये क्लासिकल एरा की या मैक्सिमम मॉडर्निज्म के दौर के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कस करके ये मर खप गई हैं। अब आर्टिस्ट जो है वो अब डेथ ऑफ आर्टिस्ट भी हो चुकी है, डेथ ऑफ क्रिटिक भी हो चुकी है, चीज़ें और तरफ जा रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पिकासो से किसी बंदे ने पूछा है कि यार ये तुम पेंटिंग बनाते हो, इसका क्या सेंस बनता है, ठीक है। अब मतलब आप पिकासो की जो अरूज के ज़माने की आप पेंटिंग देखें तो वो ऐसे जैसे एक बच्चा, जैसे बच्चे की पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो पिकासो ने कहा है कि जो तुम्हारी कायनात है, जो तुम्हारी दुनिया, इसका कुछ सेंस बन रहा है जो मेरी पेंटिंग से तुम सेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो समाज सुधार की जो बात है, और ये जो आर्ट फॉर जो लाइफ है, मेरे ख्याल में आर्ट फॉर जो लाइफ है, ये आर्ट की बाय प्रोडक्ट है। आर्ट की असल प्रोडक्ट ये नहीं है। आर्ट जो वो है ही यूटोपिया, मतलब अगर यूटोपिया से निकल आएगा, अगर आप आर्ट को कॉन्क्रीट रियलिटी में ले आएंगे, जैसे वो साइंस बन जाएगा, तो वो तो आर्ट है ही नहीं है, ठीक है। इवन मैं सफीर भाई जानते हैं, ज़ाहिर थिएटर के आदमी हैं, अगस्टो बोयल जो है वो बहुत मतलब एक इनकलाबी किस्म के गुजरे हैं, ब्राज़ीलियन थिएटर राइटर और सारा कुछ, एक अजीम आदमी अपनी फील्ड के। वो भी आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भैया ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, ये कोई इनकलाब नहीं है, कोई समाज सुधार नहीं है। ये मैक्सिमम ये हो सकता है कि इनकलाब की एक रिहर्सल हो सकती है आपके लिए, ठीक है। और मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा, बहुत वक्त आपके ले लिए, दो बातें, बल्कि एक छोटी सी मैं बात, आप एक पिकासो का छोटा सा किस्सा सुनना चाहता हूँ, उसके बाद आखिरी बात फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कि पिकासो की नुमाइश लगी हुई थी फ्रांस में, पेरिस में, क्यूबिज्म की जो उसकी पेंटिंग्स थी, और उसका एक बड़ी फेमस पेंटिंग है क्यूबिस्टिक पोटैटो, मेरे ख्याल में उसका नाम है, पोटैटो उसका नाम है, वो क्यूबिज्म की तहरीक के तहत बनाया गया है। तो वहाँ पे एक खातून आई हैं, वो पेंटिंग देख रही हैं, तो उन्होंने जब देखा है वो आलू, वो क्यों बना हुआ था, बेसिकली आलू था नहीं वो। उसने पिकासो से पूछा कि ये आलू ऐसा होता है, ठीक है। तो पिकासो ने कहा कि बीबी अगर आपको आलू चाहिए तो आगे जाए, नुक्कड़ पे ना एक सब्जियों की दुकान है, वहाँ से आपको आलू मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको आलू शालू कोई नहीं मिलने वाले। ये एक आर्ट है, ज़ाहिर है, और इसका उस तरह से आप उसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। और आखिरी बात ये है कि यहाँ पे इस ग्रुप में जितने भी लोग ज़ाहिर सफ़ीर भाई ने उनको मतलब इनवाइट किया, ऐड किया है, तो वो यकीनी तौर पे उन मतलब एक आम जो मैसेज की एक राय है, जो मैसेज की जो मेंटालिटी है, उससे थोड़े बेहतर हैं और चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो पिन पॉइंट जो मौजूद है, उस पर बात सफ़ीर साहब के अलावा बात हुई नहीं है। मतलब कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, मतलब ये तो हमारे समाज की सूरत हाल है। तो बाकी हम मैसेज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते। जी मेरा ख्याल है मुदस्सर की बात खत्म हो गई है। हाँ, इस पे कोई सवाल तो नहीं है, कमेंट उनका आ गया, शुक्रिया उनके कमेंट का। इरम कोई सवाल करना चाह रही हैं? जी इरम। थैंक यू सर। आपने वो बात की थी ना कि हमारे मुआशरे में आर्टिस्ट को जो है उसका स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। मैं असल में इस पर पॉइंट पर ही सोच रही थी, तो मेरे जहन में ये बात आई है कि जैसे हमारे आजकल कितने ज़्यादा मीडिया चैनल हैं, तो हर चैनल पे जो है वो बेशुमार ड्रामे चल रहे होते हैं। तो मैं भी देखती हूँ कभी-कभी, तो मैं ये फील करती हूँ कि वो जो ड्रामे वो खास क्लास को टच करते हैं, उनके ही इश्यूज को डिस्कस करते हैं, मतलब आम लोगों से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं होता। तो हम जैसे लोग जो है वो देख लेते हैं कभी ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए या वैसे ही। तो आम जब ये आर्टिस्ट या ये ड्रामे जो हैं जब आम लोगों के इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, और तो आम लोग ज़ाहिर है फिर उनको देख के और बस बंद कर देंगे। उनके ज़हन में मेरे ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे कि कोई ऐसा उनके बारे में ये बात नहीं आएगी कि बाकी कोई ऐसे लोग हैं जिनको देखना चाहिए या जिनको कोई स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ख़ास पहलू को बस
जो है वो करते हैं, डिस्कस करते हैं या उसको टच करते हैं? इस पे एक बुनियादी बात ये है कि हमारे सोसाइटी में आर्टिस्ट के पास आज़ादी नहीं है। आर्टिस्ट अपनी मर्जी से चीज़ जो है ना, हम क्यों मेन स्ट्रीम में मैं नहीं, मुझसे अभी कल परसों भी किसी ने मेरे फेसबुक पेज पे सवाल पूछा था कि आप इतना अच्छी एक्टिंग करते हैं, उसने कोई वीडियो देखी मेरी और उसके बाद पूछा कि आप टीवी पे क्यों नहीं आते हैं। तो बात यह है कि टेलीविज़न को जिस तरह आपको खबरों के हवाले से तो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आता है ना कि वहाँ बहुत पाबंदियाँ हैं और आपको बहुत सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया से मिलती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बातें डिस्कस ही नहीं हो रही होती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं टीवी पे प्लेज, उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के भी काम किया जा सकता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन स्टिल ये कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। बहुत से टॉपिक्स पे हमारे मुल्क में फिल्म नहीं बन सकती है, ड्रामा नहीं बन सकता है। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे एफर्ट्स को जानता हूँ कि जहाँ फिल्म के सेट पे जाके रोका गया, जहाँ पे किसी स्टेज ड्रामे के सेट पे जाके मना कर दिया गया। आपके सामने खैर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस की बहुत एग्जांपल्स हैं। लिटरेचर फेस्टिवल्स में से लोगों को जो है सर्टन सेशंस बंद करने पड़े, सर्टन लोगों को इनवाइट करने पे जो तो मसाइल हुए। तो बिल्कुल वैसे ही है बिल्कुल कि आप टेलीविजन पे भी अगर थोड़ा सा इस मुआशरे के मसाइल को टच करना शुरू करोगे तो साथ ही रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। जैसे मैंने बहुत शुरू में कहा था कि आप लाहौर में जो थिएटर है वो चूंकि मसाइल पे बात नहीं कर रहा, सोचने समझने और उस तरफ की कोई चीज़ नहीं कर रहा, तो वो बेहूदगी और जो हमारे यहाँ आम वो एक नैरेटिव है उसके सख्त खिलाफ होने के बावजूद वो थिएटर बड़ा फ्लरिश कर रहा है। वो थिएटर आर्टिस्ट बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़े मालदार लोग हैं, उनकी बड़ी जी। सफीर साहब, जैसे आपने कहा ना कि आप लोगों ने कुछ जगहों पे किए और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, यहाँ तक कि आपको की वीडियोस भी मांगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आम लोगों के सामने उनके इश्यूज को डिस्कस किया जाए तो वो कभी भी, मेरा ख्याल है, वो डिग्रेड नहीं करेंगे आर्टिस्ट को, वो उनको उसी तरह ही रिस्पेक्ट देंगे जिस तरह आपको उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उन लोगों ने जिनकी आपने बात की अभी। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये आपकी कि आम लोगों में जाके हमने, वो अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने कॉलेज स्कूल का मुंह भी नहीं देखा हुआ होता है, लेकिन वहाँ चूंकि हम उनके मसाइल, ये डोमेस्टिक वायलेंस उनका मसला है ना, बच्चियों की तालीम और इस तरह की चीज़ें जो वहाँ, और ज़ाहिर है हम उस मेरा तो खैर इस पे एक अलग, एक दफ़ा किसी ने मुझे सेशन करने को कहा था कि मैं प्ले कैसे डेवलप करता हूँ, एक स्क्रिप्ट कैसे बनता है, प्ले होता कैसे है, तो उस पर एक लंबी चौड़ी बहुत बात हो सकती है, लेकिन उसका मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूँ कि जिस इलाके में, मसलन अगर मुझे मुजफ्फरगढ़ में प्ले करना है तो मैं पहले मुजफ्फरगढ़ जाऊँगा, वहाँ उस कम्युनिटी के लोगों से मिलूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, फिर उसके बाद वहाँ के लिए प्ले करूंगा। मैं इस्लामाबाद में बैठ के नहीं करता। मुझे अगर कोई कहे कि इस्लामाबाद में बैठ के ही, इनफैक्ट मैंने थिएटर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इसलिए नो कहा या उन पे अपना प्रपोजल ही सबमिट नहीं किया कि वो कहते हैं स्क्रिप्ट आप पहले भेजें। तो मैं इस्लामाबाद में बैठ के, अब आप कह रहे हैं मुजफ्फराबाद के देहातों में, कश्मीर है मुजफ्फराबाद, एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, उनके लिए प्ले इस्लामाबाद में बैठ के कैसे लिखूंगा, या मैं मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए या लोधरा के लोगों के लिए यहाँ बैठ के कैसे प्ले लिख सकता हूँ। उसके लिए वहाँ जाना ज़रूरी है, उन लोगों से मिलना ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल है कैसे, वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं उनके लिए एक रेलेवेंट प्ले जो है वो लिख पाऊंगा, जो ऐसे कैरेक्टर ला सकूंगा जिनसे वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इरम, डॉक्टर अफशा कुछ कहना चाह रही हैं, उनको जी थैंक यू जी। डॉक्टर अफशा जी, एक तो थैंक यू सो मच। पहले मुझे बताइएगा मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है आवाज आपकी। ओके। सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, मुझे पूरी गुफ्तगू जो लोग भी बोले हैं उससे इतनी सारी डायमेंशंस खुलती चली गई हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। जब मैंने हाथ खड़ा किया था असल में उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया और फिर मैंने दोबारा हैंड रेज किया था। बात ये हो रही थी कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन या समाज सुधार आर्ट से और परफॉर्मिंग आर्ट से है या नहीं है, जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। मैं कतन कोई क्लेम नहीं करने जा रही हूँ कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन इसी से होती है या इससे हो सकती है। अब ये दो जुमले हैं, इसी से होती है नहीं, और भी बहुत सारी चीजों से होती है। इससे हो सकती है, हाँ, इससे भी हो सकती है।
उसके ऊपर मैं क्लेम इसलिए कर रही हूँ कि मेरा थीसिस अपना जो पीएचडी में था वो था इंक्लूजन ऑफ लोकल वॉइसेस। अब इंक्लूजन ऑफ लोकल वॉइसेस को मैं करिकुलम के पर्सपेक्टिव से ले रही थी कि जब भी आप करिकुलम डिजाइन करें किसी भी जगह का, किसी भी इलाके का, तो बिल्कुल जो आखिरी बात अभी सफीर कर रहे थे ना कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता इस्लामाबाद में बैठ के उन जगहों के लिए। सेम इज द केस, जो मेरा थीसिस स्टेटमेंट था वो ये था कि आप करिकुलम डिजाइन नहीं कर सकते उन लोगों के लिए जिनसे ना कभी आप मिले हैं, ना कभी आप उस कल्चर का हिस्सा बने हैं, ना वो। अब जब मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने बलोचिस्तान को इनिशियली कैसे जाना। मैंने बलोचिस्तान के परफॉर्मिंग आर्ट्स से जाना, वरना मैं इस्लामाबाद में रहते हुए बलोचिस्तान से इंट्रोड्यूस भी नहीं हो सकती थी। मैंने सिंध को कैसे जाना, वहां के परफॉर्मिंग आर्ट्स से जाना। जैसे ही मुझसे पूछा जाएगा, मुझे सबसे पहले वहां के आर्टिस्ट, वहां के सिंगर्स, वहां के एक्टर्स, वहां के डांसर्स याद आते हैं। मेरा पहला इंट्रोडक्शन किसी भी लोकेल से एक डिस्टेंस पे रह के यही बना है। और फिर आखिरी चीज मैं ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि जब मैं यूएस में थी, मैं प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन की, तो मुझे जो वहाँ के डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो हर प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के बारे में यूएस में किस तरह की फीलिंग्स पाई जाती हैं, आम लोगों के क्या ओपिनियन है, और आप इस दौरान, अब आप स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनी है तो आप क्या करेंगी। तो आई सेड टू हिम एब्रप्टली, बिल्कुल बगैर सोचे मैंने उनको एक जवाब दिया कि 1 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगी तो लोग पाकिस्तान को और बहुत से हवालों से जानते होंगे। And all I did in that 1 year was 7 cultural events 1 साल के अंदर। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर रही थी कि हर कोई ऐसा दिन जिसपे मैं पाकिस्तान के कल्चर से कोई चीज इन्हें दिखा सकूं, and that I could only do through performing arts। मैं खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकती थी, मैं उनको मज़ामीन नहीं पढ़ा सकती थी, मैं उनको कहानियां सुना नहीं सकती थी, लेकिन वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए हमारा कल्चर वहां प्रेजेंट किया था, तो मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूं इस चीज की कि जैसे ही आप वॉइसेस इंक्लूड करना शुरू करते हैं तो समाज सुधार ना भी हो, एक रिकंस्ट्रक्शन जरूर शुरू हो जाता है। That's all I wanted to say. Thank you. प्रिया, आपकी बात से मुझे वैसे वो ख्याल आया कि जब ये जो आसार कदीमा की खुदाइयाँ होती हैं और चीज़ें निकलती हैं, तो पुराने ज़माने के बारे में भी हम उस वक्त के लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, हम उस वक्त के आर्ट्स से हमें पता चलता है। सो मोहनजोदड़ो की भी हमारे पास आर्ट और उनकी वो जो फिगर्स हैं वो हैं हमारे पास उनकी तोपें और तलवारें और वो चीज़ें नहीं हैं। और इस वक्त आप मुझे एक परफॉर्मिंग आर्ट से दूर रखे हुए हैं, नीचे बच्चियां ढोलक बजा रही हैं और मैं ऊपर, ये परफॉर्मिंग आर्ट है जिससे मैं दूर हूं। चलो जी, खत्म करें जी, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। शफीक साहब तो फ्रिज से कुछ निकाल के रख लिया अपने पास, भूख लगी हुई है। डॉक्टर अफशान सफीरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। शफीक साहब, आपका माइक लगता है बंद है। शफीक साहब, आप कुछ कह रहे हैं तो बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि अक्सर ऑफिस में जो है ना वो मैंने वो रखे होते हैं छोटे लंच के लिए चीजें, तो उससे फिर ये होता है कि लंच और डिनर दोनों हैवी नहीं होते। तो माइक्रोवेव ऑफिस में बैठा हूँ तो माइक्रोवेव पड़ा। अब आप अपनी मर्जी से, डॉक्टर अफशान अपनी मर्जी से दूर हैं परफॉर्मिंग आर्ट से। मैं बाय बाय कर रही थी बस। अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो सफीर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली गुड। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो एक चीज अगर आप मुझे बता सकें, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि यार देखें, जो शुरू में भी बात हुई हमारा लोकल कल्चर और आर्ट की, तो ऐसी सोसाइटीज में जहाँ पे लोग अपना लोकल कल्चर ओन ना करें, जहाँ पे पंजाबी बोलना जो है हर पेरेंट जो है जैसे ही थोड़े से पढ़े लिखे हों तो उनके बच्चे उर्दू बोलना शुरू कर दें,
जैसे ही आपके पास थोड़े से पैसे आए तो आप जो है ना वो शलवार कमीज की बजाय जीन्स पे चले जाएं, नान कीमे वाले नान की बजाय बर्गर पे चले जाएं। उन जगहों पे कैसे फिर आप रिलेट करते हैं उन चीजों को कि कैसे आपका आर्ट, जब सोसाइटी ओन ना करे अपने कल्चर को, तो आर्ट कैसे उस पे फिर इन्फ्लुएंस करता है? सिर्फ जानना चाहता हूँ, इसमें कोई वो मेरी वो नहीं है, क्या ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं, क्या कैसे इम्पैक्ट करती हैं? ये करती हैं। अब बुनियाद बात ये है कि आप आर्ट को यूज करना चाहते हैं कि लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, कल्चर ना छोड़ें। एक तो मेरा कल्चर के बारे में भी नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि मैं कल्चर को और ज़ुबान को ऑर्गेनिक चीज़ समझता हूँ, कि जो स्टैटिक नहीं है, कहीं रुकी हुई नहीं है। वो अगर वो उसमें भी उसी तरह इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, और उनको बदलना चाहिए। वो अगर स्टैटिक हो जाएंगी तो खड़ा पानी जौहर बन जाता है, स्टैटिक होंगी तो वो चीज़ें मर जाएंगी। तो लिहाजा ज़ुबानों में दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज आना और हमारे कल्चर में दूसरी चीज़ें आना, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी नहीं है, उनको उतना बुरा नहीं समझना चाहिए जितना हम बाज़ लोग समझते हैं। सो इस पे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आर्ट ज़ाहिर रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, सोसाइटी को। सोसाइटी में जो चीज़ें इस तरह की आती हैं वो खुद ब खुद आर्ट में आना शुरू हो जाती हैं। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि लोगों की अब नज़मों में मिस कॉल का जिक्र होता है। अब आपको नज़मों में जो है वो मिस कॉल्स का या ब्लॉक करने का और इस तरह की चीज़ें, मायूं इवन पंजाबी के, क्योंकि अब ये चीज़ें आम लोगों तक चली गई हैं ना, मोबाइल फ़ोन चला गया, उसने कल्चर को चेंज किया है। और कल्चर बदलता इसी तरह है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमारे लाइफस्टाइल को बदल देती है। सो वो चीज़ें खुद ब खुद जो है वो कल्चर उसको अडॉप्ट कर लेता है, कल्चर उसके मुताबिक एडजस्ट करता है, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है कि लोग अपनी ज़ुबान छोड़ देते हैं या उस पर चले जाते हैं, तो ये अगेन हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी रूट्स से डिस्कनेक्ट, हमारा एजुकेशन सिस्टम हर चीज़ हमें अपने रूट से डिस्कनेक्ट करता है ना। हमारे उस एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी जो है तो हमारे अपने शायरों, अदीबों, पुराने जो लिखारी हैं, बुल्ले शाह की या वारिस शाह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, या मिल रही हैं तो मसला आप पश्तो के खुशहाल खान खट्टक को भी रहमतुल्लाह अलैह लिख देते हैं लोग, कि जैसे वो कोई वलीउल्लाह थे, हालांकि वो एक वैरियर थे और पोइट थे, और उनकी पोइट्री में शराब का और औरतों का और हर तरह का जो मतलब चीज़ें होती हैं जिन पे लोग बात करते हैं, वो सब जिक्र है। सो हम उसको हम यानी ये मुझे ये नज़र आता है कि ये ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रहा। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये बहुत सोची समझी तरीके से हो रही हैं और की जा रही हैं। और उस पे अगेन मैं अपनी वो जो पुरानी बात है उस पे वापस जाकर जोड़ूंगा कि जो लोग उन लोगों को रूल करना आसान होता है जो अपनी जड़ों से कटे हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम आप बैठ के पंजाबी में बात करेंगे तो हम में से किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपनी बदमाशी बनानी है तो फिर मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। आप अंग्रेजी में बात करते हुए थोड़ा सा झिझकेंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि पता नहीं यार मैं कर भी सकता है गल के नहीं कर सकता, लिहाजा आप पीछे हट जाएंगे। सो ये एक रूलिंग एलीट का एक तरीका है और वो बड़े सोचे समझे अंदाज में पाकिस्तान में जो हमारा अपना ज़मीन से रिश्ता है उसको तोड़ रहे हैं। सो इसमें पॉलिटिकल चीज़ ज़्यादा है। अब असल में मेरी आपसे ये पहले इंटरेक्शन है तो मेरे हवाले से शायद सीन ये है कि मैं काफ़ी देसी आदमी तो हूँ लेकिन बहुत लिबरल किस्म का देसी आदमी हूँ। अब सवाल जो मुझे थोड़ा सा सताता है कभी कभी आर्ट के हवाले से सिर्फ नहीं, वो ये है कि यार जब दुनिया को हम ये कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गई है तो फिर ये रूट्स की जो कनेक्टिविटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको बैलेंस करते हैं लोग? मतलब मुझे वो रूट्स और इस किस्म का कोई पंगा नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है उससे, तो कैसे इसको देखा जाता है आर्ट के हवाले से आपकी डोमेन में? और ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के हवाले से बात ये है कि हम बेसिकली कोई शनाख्त चाहते हैं ना, शनाख्त हमारा मसला होता है। ठीक है, उस पर बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू तो यार दोस्त करेंगे जो इस तरह का, लेकिन शनाख्त हमारा एक मसला होता है। सो हम ग्लोबल विलेज बन के भी उसके अंदर हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन हैं, वो तो रहता है ना। आप अपने ख़ानदान के अंदर भी अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो आप, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और इसका छोटा भाई हूँ, उसमें अपने आप को प्लेस करते हैं
इसका मामू हूँ, इसका भतीजा हूँ, ये वो। तो जब आप ग्लोबल सेटिंग्स में बैठेंगे तो भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्लेस कर रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, ताकि बाकी लोगों के साथ फिर मेरा कैसे मैंने कनेक्ट करना है और कैसे बिहेव करना है वो तय होता है ना। लिहाजा उस शनाख्त का एक इशू आपके साथ रहता है, और वो जाहिर है कि जो आप आप अभी तक ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो जहाँ पैदा हुए जिन इलाकों में उन्हीं में रह रहे हैं या उनके करीब के शहरों में जो है तो शिफ्ट हुए हैं।